जी, लेट्स स्टार्ट। नया पेपर हमारा है आपका पाकिस्तानी जोन 2 और मई-जून 2020। और इसका टाइम इज 1 hour 15 minutes या शायद 30 minutes, एनीवेज। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट थिंग कि कोई भी दे कैन गिव यू एनी रैंडम नेम ऑफ एनी ऑफ द वायरसेस और एनी ऑफ द बैक्टीरियाज। What you need to remember is you need to retain your concept of viruses and bacteria or prokaryotes or eukaryotes. ठीक है, just do not worry about the random names they give you in the paper, क्योंकि वो आपको देंगे, पेकोरना देंगे, कभी किसी और का दे देंगे। सो यस, वायरसेस आइडरवेन की कंपोजिशन सेम रहेगी, उनके बारे में जो हमने पढ़ा है वो सेम रहेगा। बट इन नामों से डू नॉट गेट कंफ्यूज, पहली बात। अच्छा जी, पिकोरना वायरसेस आर स्मॉल वायरसेस दैट आर 30 nanometers in diameter, and they're able to enter cells of mammal and birds and can replicate within these cells. So अब उन्होंने आपको कहा है कि अच्छा, बाय द वे उन्होंने कहा एंट्री ऑफ अ पिकोरना वायरस हुई है इनटू होस्ट सेल। सो मोस्ट लाइकली जब एंट्री का केस होता है विद इन दी सेल, सो वो किस प्रोसेस से एंट्री आ रही होती है? एंडोसाइटोसिस। साइटोसिस। हम इसमें फेगोसाइटोसिस लिख सकते हैं। फेगोसाइटोसिस भी कुछ सिमिलर होता था, सो हम क्या वो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अगर लाइसोसोम्स आके अटैच हो जाए, डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है। अच्छा, एक बात ये है कि आपकी मार्किंग स्कीम दोनों को एक्सेप्ट करती है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा एंट्री वाला, तो वो आपका, अगर आप फेकोसाइटोसिस भी लिखेंगे सो यू विल गेट मार्क्स। तो इस पे भी हम परेशान नहीं होते हैं, वरना यूजुअली बच्चे एंडोसाइटोसिस प्रेफर करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको मार्क्स नहीं देंगे ऑन एंडो एंड वो फेगोसाइटोसिस। आइदर में आपको मार्क्स दोनों पे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, खैर, now what they're asking के state key features of virus such as picorna virus. So आपने वायरस के की फीचर्स लिखने हैं और आपको कितने मार्क्स दिए हैं? 2 का मतलब है that you need to write two solid pointers के वायरसेस के आपने की फीचर्स लिखने हैं। अच्छा, अब एक एवरेज बच्चा क्या होगा कि वो तो एक लिखेगा, एक भी ऐसा मरा हुआ अपना सेंटेंस लिखेगा कि ज्यादा बातें ना समझ आए एग्जामिनर को। तो वो एक बिलो एवरेज बच्चा होगा। एक एवरेज बच्चा क्या करेगा? बस 2 लिखेगा और कहेगा बस 2 मार्क्स से थे तो 2 पॉइंटर्स लिख तो दिए, 2 फीचर्स दे दिए, बहुत बहुत मैंने आसान किया। जो ए स्टार बच्चा होगा या जिसका एम होगा कि आपका एएस में तो यू ओनली गेट ए, सो जो ए वाला बच्चा होगा ना, वो कहेगा कि मुझे जितनी इंफॉर्मेशन आती है ना या जितनी लाइंस प्रेजेंट है, मैं इसमें सबको सारे 3-4 में पॉइंटर्स तो लिख ही दूं वायरसेस के बारे में। या अगर कोई डिस्टिंक्शन वाला बच्चा होगा, सो अब आप खुद ही डिसाइड कर लें कि इफ यू आर एमिंग फॉर सी डी, इफ यू आर एमिंग फॉर बी, या इफ यू आर एमिंग फॉर डिस्टिंक्शन वाला पेपर या ए वाला पेपर, ठीक है। सो अब की फीचर्स ऑफ वायरस एक टर्न बाय टर्न मुझे बता दो जो याद आ रहे हैं। Can be in The crystalline protein form. capsid coat प्रोटीन कैप्सिड कोड, ठीक है, परफेक्ट। कैप्सिड की आपने बात कर दी कि इट हैज कैप्सिड या प्रोटीन कोड, एक्सेलेंट। अच्छा, व्हाट एल्स? Contain it is DNA or acellular. RNA. संगीन बताना। G means contain DNA or RNA is a hereditary material. हाँ ठीक है, अगर क्योंकि वायरस है तो आइदर उसमें डीएनए होगा या उसमें आरएनए होगा। ठीक है, परफेक्ट। ये तो हमने 2 बातें लिख दी, सो वील गेट 2 on 2। बट अगर हमने अच्छा पेपर देना है या ए स्टार वाला या डिस्टिंक्शन सेलुलर वाला, लिख सकते हैं। ए सेलुलर होता है, ठीक है, परफेक्ट। और व्हाट Can एल्स? इस be केस में crystallized. कैन बी क्रिस्टलाइज, सही है। जस्ट आप ये तो कह रही हैं कि 3-4 अगर हम लिखें। हम्म, मैं कह रही हूँ कि अगर आपको आता है और आप लिख सकते हो और आपने एक अच्छा पेपर देना ही है पूरा, मतलब अब ये नहीं कि एक क्वेश्चन में मैं 3-4 लिख कर आ जाऊं और मैं बाकी क्वेश्चन में डंडी मार दूं, नहीं, ये नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि ओवरऑल पेपर ही ऐसा करना है कि वो आपने ज्यादा देना है पेपर में। 2 बातें पूछी, आप 4 बातें लिखो, लेकिन हर क्वेश्चन में करो, ये नहीं कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में। इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी, इन्फॉर्मेशन। लेकिन टू दी पॉइंट होनी चाहिए। यानी अब मैं वायरस के बारे में बात कर रही हूँ ना, मैं बैक्टीरिया की तो नहीं बात करना शुरू कर दी, तो मतलब वो जो मांगा मैं जी। वही दे रही हूँ लेकिन ज्यादा दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर हर क्वेश्चन में देना है, ये नहीं ठीक है। कि एक में आया, एक में लिख दिया, एक में हम चौड़े बन मिस गए, फिर हमें आया ही नहीं। तो ये एटलीस्ट आपके मिस पास। जी। नहीं, आप बोले।
मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट यू नीड टू राइट 4 पॉइंटर्स, यानी 4 सॉलिड कीवर्ड्स, जिसे मैं कहती हूँ कि आरिफ को तो बहुत अच्छे से पता होगा, मैं कीवर्ड्स को इतना एम्फोसाइज करती हूँ कि कीवर्ड्स लिखो, रैंडम बातें मत लिखो। ये जो आपने 4 इस वक्त हमने कीवर्ड्स लिखे ना, इस पे आपको मिलेंगे 2 on 2 तो मिलेंगे, बट यू नो आपका एक पेपर सेलेक्ट हो जाएगा ना कि हाँ ये भाई ये बहुत एक्सेप्शनल पेपर था, आउटस्टैंडिंग पेपर था। तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की डिस्टिंक्शन आए क्यों ना आए। जी, इसके अलावा मैं, आप क्या कह रही हैं? मिस, अक्सर टीचर्स कहते हैं कि अगर आप 3 चीजें लिखें और फॉर एग्जांपल उसमें से पहली वाली गलत हो जाए तो वो बाकी 2 को मार्क नहीं करते, वो सिर्फ पहली 2 को मार्क करते हैं। हाँ, आप वो पहली 2 को मार्क करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन हाँ, अगर देखो पूरा पेपर ही मैंने इस तरीका किया है कि मैंने हर क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखी है, तो फिर वो आपका कंसीडर हो जाएगा कि हाँ ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, या थोड़ा सा एक्सेप्शनल पेपर था। बट हाँ, अब हम ऐसे भंड भी ना मारे ना कि हम बीच में बातें भी गलत लिख दें, तो फिर तो वो आउट हो जाता है। सही है। और हम की फीचर्स ऑफ वायरस में इसकी रिप्रोडक्शन का मेथड लिख सकते हैं कि ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है। अगर एक और 5th पॉइंटर लिखना हो तो ये भी एक पॉइंटर आ सकता है। सही है। इनमें कैन वी से मूव ऑन? क्रिस्टलाइज का पॉइंट क्या होता है? क्रिस्टलाइज पॉइंट? क्रिस्टलाइज किया जा सकता है ना ये वायरसेस को, स्टोरेज पर्पसेस के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, स्टेट विद रीजंस वेदर अ पिकोरना वायरस कैन बी सीन यूजिंग द लाइट माइक्रोस्कोप। सो इसमें अब 3 मार्क का क्वेश्चन है, सो ऑब्वियसली 3 पॉइंटर्स लिखेंगे, लेकिन अगर हमें आएगा तो हम 4-5 लिखेंगे। अब रीजंस के साथ अपने बताना है, क्या हम पिकोरना वायरस को लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? नो, वाई? बिकॉज मिस इसके 200 नैनोमीटर से शॉर्टर लेंथ, शॉर्टर साइज है। और इस वजह से जब लाइट की रेज आएगी तो उसकी जो वेव होगी वो उससे टकराएगी नहीं, तो उससे जो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी और फिर हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और कोई रीजन? 30 नैनोमीटर है तो इसका मतलब है इसका क्या कम है? मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन नहीं कम है। नहीं, रेजोल्यूशन। साइज होगा। रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन। करना है। ठीक है, सो फॉर रेजोल्यूशन हम मेंशन करेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कितनी होती है? जी, हम मेंशन 200 करेंगे, हम ये भी नैनोमीटर। मेंशन करेंगे कि रेजोल्यूशन से स्मॉलर दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी सीन। एक्सेलेंट। तो कितनी होती है लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन? 200 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर। 200 नैनोमीटर। एक्सेलेंट। तो एक तो ये वाली बात आ गई, एक ये जो अभी आपने बोला कि साइज जो है वो उसका बहुत छोटा है। वेवलेंथ जो अब्दुल रहमान वाली बात है, और एक और भी आपने कोई पॉइंटर बोला था, आरिफ की मुझे आवाज आई थी मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन भी इतनी नहीं होगी क्योंकि कितना ही मैग्नीफाई कर लेंगे। लास्ट मैग्निफिकेशन भी अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बहुत रो धो के करी तो 1000x तक ही जा सकती है। तो मैग्निफिकेशन का भी मसला है, रेजोल्यूशन का भी मसला है, और ये स्मॉल बहुत ज्यादा है। Excellent. ठीक है। With reference to figure 1.1, describe how the picorna virus enters the host cell। अब जो बात मैंने बोली थी, सबसे पहले तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो हम बताएंगे कि भाई ये कौन से प्रोसेस से एंटर हुई है। सो प्रोसेस हमने पहले ही आइडेंटिफाई करा कि ये प्रोसेस था एंडोसाइटोसिस का। और अगर कोई एक्सो फेगोसाइटोसिस भी लिख कर आएगा सो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, नो वरीज। लेकिन एंडोसाइटोसिस ज्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट है। एंडोसाइटोसिस से द प्रोसेस बाय व्हिच पिकोरना वायरस एंटर्स द होस्ट सेल इज एंडोसाइटोसिस। आप बताओ एंडोसाइटोसिस में एग्जैक्टली क्या होता था? बस इस पिक्चर में तो वो सेल रिसेप्टर से अटैच हो रहा है, उसके बाद सेल पिंचिंग हो रही है, मेम्ब्रेन फ्यूज हो रही है और एक वेसिकल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हाँ इतना मुश्किल नहीं था बिकॉज आपको ऑब्वियसली पूरा दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? रेट पिकोरना वायरस इनिशियली गॉट अटैच टू द रिसेप्टर्स। अच्छा, अब रिसेप्टर्स के बाद हम रिसेप्टर्स की लोकेशन भी बताएंगे कि द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ कि रिसेप्टर्स और जो वायरस होता है वो कैसे, मतलब ठीक है उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट उसमें एक चीज होती है जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट होता है। सो वो वर्ड क्या है? एक वर्ड है, आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए कि मतलब ठीक है, आई गेट कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट। शिप। कॉम्प्लीमेंट्री शेप, एक्सीलेंट। सो अगर आप ये नहीं लिखोगे यू विल लूज अ मार्क, कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गए। और इवन सेल सरफेस मेम्ब्रेन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि आपने ये भी तो बताना है कि वो कहाँ पे मौजूद था रिसेप्टर, हवा में मौजूद था, जमीन पे था, कहाँ पर था? तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर था। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो मिस आउट हो जाती है। सबसे पहले क्या था? पिकोरना वायरस अटैच हुआ किस पे? रिसेप्टर पे। रिसेप्टर कहाँ है? सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे। ये आपके वन स्टेटमेंट बना। रिसेप्टर और वायरस कैसे एक्सेप्ट हुए आपस में? क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट्री शेप था, तब जाके वो
उसके साथ बाइंड करा। प्रोसेस हमने पहले ही बता दिया कि एंडोसाइटोसिस से हुआ। उसके बाद मिन्हा ने एक बात बोली कि ये मेम्ब्रेन क्या हुई, आपस में अंदर की तरफ पिंच हो गई। यही बोला था ना, पिंच हो गई, जी राइट? पिंच हो गए फिर फ्यूज हो गई, पिंच हो गई, फ्यूज हो गई, और फिर उसके बाद क्या हुआ? सेपरेट वेसिकल बन गया। वेसिकल बन गया। एक्सेलेंट। सो ये सारी आपने जो है वो डिटेल्स इसमें मेंशन करनी थी, ठीक है? बाय लुकिंग एट द पिक्चर, अपनी तरफ से ना लिख कर आ जाना एंडोसाइटोसिस का कुछ और प्रोसेस। ये बताओ, ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स किसको आता है? क्योंकि जिसको आता है वही इसको आंसर कर सकेगा। Whereas it's not that difficult, हो जाएगा। In a healthy mammalian heart, contraction of the four chambers is coordinated by the action of the SAN and AVN. SAN किधर located होता है? Right atrium, perfect. और AVN? एवियन जो है वो आपका वेंट्रिकल्स की तरफ बीच में लोकेटेड होता है। अच्छा, आफ्टर द एट्रिया फिल विद ब्लड, एट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, ये सब हमें पता है। स्टेट द इवेंट्स दैट अकर टू इनिशिएट एंड कॉज एट्रियल सिस्टोल। सो स्टार्टिंग ऑफ विद, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, हम ये नहीं लिखेंगे कि ब्लड आया भरा वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नो। यहाँ पे उन्होंने हमें एक हिंट दी हुई है कि वी नीड टू राइट द आंसर विद रेफरेंस टू एस ए एन नोड। सो एस ए एन नोड जो है वो सबसे पहले क्या करता है? What is the duty of SAN? SAN is supposed to send out, or it is supposed to execute a wave of excitation. कुछ याद आया? It is supposed to execute a wave of excitation among the entire atrial जो पैसेज है एट्रिया का, दोनों एट्रियाज में it is supposed to execute a wave of excitation. याद आई ये बात? अरे हाँ या ना में तो जवाब दो। जी मिस। हाँ, तो एसएन पहले अपनी वेव ऑफ एक्साइटेशन देता है, कहाँ देता है? अब मैं आधी बात लिखूंगी तो मेरा 1 मार्क ही देगा वो मुझे, कि वेव ऑफ एक्साइटेशन हवा में दे दी, जमीन पे दे दी, किधर दी? वेव ऑफ एक्साइटेशन वेयर? इसे कहते हैं गोल्ड फिश। गोल्ड फिश हो गए हम लोग। वेव ऑफ एक्साइटेशन इन एट्रिया अभी तो हमने डिस्कस किया क्या? और मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? नहीं मिस, आ रही हो। तो वेव ऑफ एक्साइटेशन किधर गई? इन एट्रियल वॉल्स, या एट्रिया भी लिखेंगे तब भी सही है, ठीक है? तो मिस ये ये होती है। चैप्टर हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा। आई गेट दैट, मुझे पता है आप लोगों ने यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे, बट टू कीप अ लाइटर टोन, मुझे पता है इतनी सिग्निफिकेंट बातें कर रही हूँ तो बोर तो नहीं कर सकती ना, हंसाना भी है। तो यस, मैं ये कह रही हूँ कि वेव ऑफ एक्साइटेशन, तो अब ये बात समझ आ रही है कि हमारे मार्क्स रिड्यूस होते हैं, हम पूरी बात ही नहीं लिखते। वेव ऑफ एक्साइटेशन आ गई, ब्रेन में आई, हार्ट में आई, किडनी में चली गई, स्टमक में गई, किधर गई, ये नहीं लिखते। तो आधी बात लिख के हम समझते हैं हम पूरे मार्क्स नहीं मिले और फिर रोते हैं। सो वेव ऑफ एक्साइटेशन इमर्ज हुई या एग्जीक्यूट हुई इन कंप्लीट एट्रियल वॉल्स, ठीक है? और उसको हम कहते हैं कि वेव ऑफ एक्साइटेशन इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लिख सकते हो, वैसे अगर ना भी लिखो तब भी ठीक है, वो आपने डिसाइड करना है कि आपने बी सी डी वाला ए वाला पेपर करना है। सो जो भी पेपर करना है, अब ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ, पिक एंड चूज आप खुद कर लेना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वेव ऑफ एक्साइटेशन, अगर थोड़ा सा एक लाइन में या एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना चाहो, दैट दीज आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एंड देन ये जो है वो स्प्रेड होती है अमंग द एंटायर एट्रियल वॉल, विच रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, एंड देन द वेव पासेस ऑन टू एवीएन, ठीक है, जो दूसरा नोड है। सो कॉन्ट्रैक्शन किसकी होगी? वेव ऑफ एक्साइटेशन आई कहाँ आई? एट्रिया में आई, और वेव ऑफ एक्साइटेशन इटसेल्फ क्या? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। कॉन्ट्रैक्शन किधर हुई? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम हुई, उसकी वजह से क्या हुआ? ब्लड फ्लो करा कहाँ? वेंट्रिकल्स में। मेक सेंस? जी मिस। चलो ठीक है। State and explain how the structure of heart allows the atria to contract before the ventricles. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, इन्होंने यहाँ 2 मार्क्स का दिया हुआ है, बट ऑफन यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स एज वेल, ठीक है? सो मैं 4 मार्क्स के लिए आपको बताती हूँ।
वैसे ये 2 मार्क्स है, तो 2 अगर बातें भी लिखोगे तो दैट्स मोर देन इनफ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 2 से 4 मार्क्स की रेंज में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्किप मत करना एट ऑल। अच्छा, अब देखो हमें पता है कि इन्होंने हमसे ना काफी सारी बातें पूछ ली, इसमें स्टेट भी करवा रहे हैं एंड एक्सप्लेन भी करवा रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली नहीं बताना, एक्सप्लेन भी करना है कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अलाउज द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द वेंट्रिकल्स। तो भाई हमें पता है कि हार्ट कैसा होता है, हार्ट में 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट? दो ऊपर की तरफ 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया होता है वो आपका जो आपका बेसिकली राइट एट्रियम है, वो कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। और फिर हमें पता है कि वो पूरी पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो हमें पता है कि वी हैव एट्रियल एंड वेंट्रिकल चेम्बर्स, जहाँ पे जो कि ईच चेम्बर इज रिस्पॉन्सिबल कि एक जो है वो पल्मोनरी कंडक्शन करा रहा है, एक सिस्टमिक करा रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने। अब हम कहते हैं कि भाई हमारे जो एट्रिया ना, एट्रिया में वी हैव एसएएन नोड। ठीक है, एसएएन नोड की अभी आपने वर्किंग भी बताई, आप वो बताओगे कि एसएएन में वेव ऑफ एक्साइटेशन आती है, वो एट्रियल वॉल्स में जाती है, एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वो वेव ऑफ एक्साइटेशन फर्दर ट्रेवल करती है किधर, एवीएन में। सो एवीएन में जब वो ट्रैवल करती है तो वो स्लाइट डिले करवाती है इम्पल्स का। स्लाइट डिले बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कभी कभी एमसीक्यू में भी आपको दिखेगा कि एवीएन का फंक्शन एग्जैक्टली क्या है। माना वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराना है, बट वो इम्पल्स को भी डिले करवाती है। क्यों डिले करवाती है? ताकि एट्रिया कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करे। ये जब भी मैंने बातें बोली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। एट्रिया, आपको पता है कि आपके हार्ट में यू हैव 2 एट्रियम्स एंड यू हैव 2 वेंट्रिकल्स। एट्रियम है और वेंट्रिकल है, वी गेट दैट। हमें पता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सही है। इसमें एक में एक एट्रिया वेंट्रिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए। अब आई आई होप कि आपको एट दिस पॉइंट यू नो कि विच एट्रियम एंड विच वेंट्रिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी एंड विच एट्रिया एंड विच वेंट्रिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये सारा मैं इतने लंबे लंबे जुमले नहीं लिख रही, आई एम जस्ट राइटिंग द मेन पॉइंट्स। अच्छा, एंड देन वी नो कि हमारे पास वी हैव एसएएन इन एट्रियम। सो एसएएन क्या पास करता है, अभी डिस्कस किया। Oh my God, long silence. Wave of excitation. वेव ऑफ एक्साइटेशन। आपको टैक्स लगता है बोलने में, जल्दी जल्दी बोला करें ना। ओके मिस। सो जाते हैं आप लोग तो भाई, सबने सोना है तो बता दो, मैं भी सुबह 8 बजे से जाग रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाती हूँ। वेव ऑफ एक्साइटेशन पास हुई, किधर पास होती है? एट्रियल वॉल्स। एक्सेलेंट, एट्रियम में पास होती है। और फिर वो कहाँ जाती है, वेंट्रिकल्स में, वाया, वेंट्रिकल्स में गई वाया वाया एवीएन। वाया मीन्स एवीएन। यानी किसके थ्रू, वेंट्रिकल वाया एवीएन। ठीक है, ये बात एवीएन। समझ आई। यस। एवीएन ने क्या किया, अभी बताया था, एवीएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू डिले द इम्पल्स। यस मिस। ठीक है, अच्छा अब डिले इम्पल्स लिखा ना, और आधी बात करी तो मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। मैं बहुत ना, मुझे चिढ़ आती है जब आधी बातें बताई जाती हैं। डिले इम्पल्स किस लिए, डिले इम्पल्स ताकि सो दैट एट्रिया कुड कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस वो एट्रिया को मार्जिन देता है कि पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट कर लो पूरा, फिर हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एवीएन जो है वो डिले करवाता है इम्पल्स को। ठीक है, यस मिस। तो किसको मार्जिन देता है एवीएन, एट्रिया को देता है, ताकि वो एट्रिया की पूरी कंट्रैक्शन हो जाए, उसके बाद वो वेंट्रिकल्स पे जाए। तो ये सारी हम बातें लिखेंगे। ये वैसे तो 2 मार्क्स के लिए दिस इज मोर देन इनफ, बट ये ना अपने 4 मार्क्स के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। सो ये सारा आप सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू नीड टू राइट डाउन। आगे बढ़े। जी। अच्छा, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये तो आपका मेडिकल स्कूल में भी साथ नहीं छोड़ेगा। मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था कि काश मैं ये पढ़ के चली जाती तो मेरा सही हो जाता, मैं अपने पेपर में गलत करके आई हूँ। सो यस मिस। ये यस। यस, मुझे भी ये प्रॉब्लम है ये यहाँ पर ग्राफ मिस। आपका नहीं साथ छोड़ने वाला, तो मैं अभी बाकायदा मैंने अपनी बुक्स खोल के इसको दोबारा पढ़ा है। तो अब मैं गलत नहीं बताऊंगी, लेकिन यस, ये दिस इज नॉट गोइंग टू लीव यू इन मेडिकल स्कूल एज वेल। सो जी मिस। E, F, G, H are the points at which a valve opens or closes as a result of blood pressure changes. So we know कि हमारे पास
सेमिलूनर वेल्व्स हैं हमारे पास, ए बी वेल्व्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास दो तरीके की वेल्व्स हैं। तो अब ये ना बहुत अच्छे से अपने दिमाग में याद रखना कि जो स्लाइट एलिवेशन आती है सबसे पहले जो स्लाइट एलिवेशन इन द ग्राफ है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कौन सी कॉन्ट्रैक्शन है? दिस इज योर एट्रियल सिस्टोल। दिस स्लाइट एलिवेशन इज योर एट्रियल एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर योर एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये वैसे यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस ओवर हियर। ये इन्होंने हमसे वैल्व्स का क्वेश्चन पूछा तो हम वैल्व्स करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि आपको पता हो, ग्राफ पढ़ना आता हो। सो एट्रिया इज सपोज टू कॉन्ट्रैक्ट एट द स्मॉलर एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ योर एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जब बड़ी कॉन्ट्रैक्शन आई ना, ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी कॉन्ट्रैक्शन आई है। सो ये जो बड़ी वाली कॉन्ट्रैक्शन है ये किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? वो कहाँ गई मिन्हा? वेंट्रिकल की मिस मैं ये नहीं अच्छा आई है, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जी छोटी वाली एलिवेशन एट्रिया हुआ, बड़ी वाली एलिवेशन वेंट्रिकल्स हुए। ये वाली बात ना भूलना, सही है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आपका ये रिलैक्सेशन डायस्टोलिक पॉइंट आ गया। सो डायस्टोलिक में तो इतना मुश्किल नहीं होता, दिस इज योर डायस्टोल। ठीक है, दो दफा सिस्टोल हुई, पहले एट्रिया की सिस्टोल आई, फिर वेंट्रिकल्स की सिस्टोल आई, फिर डायस्टोल आ गया। अब व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस क्वेश्चन, वी आर सपोज टू राइट डाउन द नेम ऑफ वेल्व्स कि कौन सी कब ओपन हुई, कौन सी कब क्लोज हुई। सो आप थोड़ा सा याद करो अपना, अगर हम हार्ट को थोड़ा सा बनाएं, बिकॉज आपको ये कॉन्सेप्चुअली भी आना चाहिए, मेरी तरह रट्टे ना लगाएं। हमें पता है कि भाई ये आपका हार्ट है, अगर फॉर एग्जांपल, सो दिस इज योर राइट एट्रियम। ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। सही बना रही हूँ? जी बिल्कुल। एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। सही है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सही है। सो अभी हमने क्या कहा कि योर एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टिंग एट दिस पॉइंट, राइट? सो दैट मीन्स कि आपके ये राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। सो इस पॉइंट पे अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो किस वेल्व का बंद होना बनता है? जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व है, या जो अयोटा में मौजूद है उस वेल्व का बंद होना बनता है? जो इनके बीच में मौजूद है। के बीच में मौजूद है। सो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से देखो कि वेल्व बंद होना क्यों जरूरी है, ताकि वो एट्रिया में ब्लड ना चला जाए। ब्लड किधर जाना चाहिए? एट्रिया से कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल्स में जाना चाहिए ना। इस बात से सब अग्री करते हैं? हेलो, एट्रिया से ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल्स में ही जाता है। यस जी मिस। जी जब तक वेंट्रिकल्स सबके में जवाब देंगे ना, सबके जवाब लूंगी ताकि पेपर में कुछ अच्छा करके आओ। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स में गया, तो एट्रिया की वेल्व्स का, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वेल्व्स लगी हुई हैं उनका बंद होना बनता है ना, ताकि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो जाए। जी तो ई पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट, आपकी कौन सी वेल्व का बंद होना बनेगा? अभी बताया, एट्रियल। एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, एवी वेल्व कहते हैं इसको। सो एट दिस पॉइंट योर एवी वेल्व विल क्लोज। सो अब आपको उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। यू नाउ नो कि हमने पहले किसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच की वेल्व का बंद होना यहाँ पे बनता है। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम अयोटा में नहीं पहुंचे, या हमारी वो पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात नहीं हो रही, अभी ये सिर्फ एट्रिया टू वेंट्रिकल जा रहे हैं। सो ए वी वेल्व, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है इसका बंद होना बनता है। सो योर AV valve will close। ये बात समझ आई? जी मिस। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि ये आपकी क्या थी? दिस इज योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट? एट दिस पॉइंट वी आर सपोज टू लोकेट कि अब हमारी कौन सी वेल्व जो है वो ओपन हो रही है या बंद हो रही है। मैंने अभी कहा कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, सो इसका मतलब है कि आइदर ये तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया है या ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया है। ठीक है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड या तो पल्मोनरी में जा रहा है या सिस्टमिक में जा रहा है। डू वी ऑल अग्री विद दिस पॉइंट? एग्जैक्टली। सिर्फ संगीन अग्री कर रहे हैं? जी कोई आरिफ, इत्तिसाम और अब्दुल रहमान और मिन्हा, कोई और बात तो नहीं है? ब्लड कहीं और तो नहीं जा रहा? आंखों आंखों में तो नहीं जा रहा? आंखों से बाहर आ रहा हो?
नहीं मिस। नाक से बाहर आ रहा हो। अल्लाह ना करे। तो वी ऑल अग्री ना कि जब वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा तो भाई या तो पल्मोनरी में जाएगा, सिस्टमिक में जाएगा, राइट। सो अब आपकी कौन सी वेल्व का खुलना बनता है? सेमी लिनर वाल्व ओपन होता सेमी है। लूनर का बनता है कि सेमी लूनर जो कि आपकी अयोटा में मौजूद है उसका खुलना बनता है एट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, सो सेमी लूनर वेल्व आपकी क्या होगी? ओपन। ओपन होगी। चलो ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ये नहीं, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? डायस्टोल की तरफ जा रहे हैं, राइट। ये डायस्टोल है, ये अब सेमी-लूनर बंद वाल्व होगी। तो हाँ, तो अब आपकी यस। सेमी लूनरी क्या होगी? बंद होगी। सेमी लूनर पहले खुलेगी, फिर जब डायस्टोल की तरफ हेड ऑन करेंगे तो सेमी लूनर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। सेमी लूनर वेल्व क्लोज। ठीक है, मेक सेंस। यस। और श्योर। अब फिर एज पे तो क्या होना चाहिए? ए बी वेल्व। एवी वेल्व ओपन। ए बी वेल्व ओपन होगी। ए बी वेल्व क्यों ओपन होगी यहाँ पे? मतलब हमें यहाँ समझ तो आ गया, यहाँ क्लोज हो एट्रियम गई, में ब्लड इधर आ बंद गया हो। ना। एट्रियम में ब्लड आ गया ना, वो वेंट्रिकल में जाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज अब यहाँ से आपका वापस से हार्ट साइकिल शुरू होगा ना। डायस्टोल में तो नहीं रह जाएंगे ना हम हमेशा, की कॉन्ट्रैक्शन ही ना आए, बंद हो गया, हार्ट ही चलना बंद हो गया आपका, तो फिर अगर पूरे वक्त रिलैक्सेशन में स्ट्रेट लाइन हो गई तो मर जाएगा इंसान। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा मिली सेकेंड्स की ये सिर्फ रिलैक्सेशन, एंड देन अगेन आपकी हार्ट साइकिल ने शुरू होना है, जिसमें आपका ऑब्वियसली जब एट्रियम में वापस ब्लड आता है तो उसकी वेल्व खुलेगी ताकि वो नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ जा सके, राइट। और फिर वापस से वो बंद होता है। सो ये वाला ग्राफ, डू नॉट फॉरगेट दिस। ये मैं आपको बता रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, उसको अपने पास संभाल के रखो, ये आपके पेपर में आता ही आता है। मॉक्स में आ जाएगा या सीआई वालों का भी कोई भरोसा नहीं है, को मोहब्बत है इस क्वेश्चन से। मिस वो अच्छा कल जी। आपने जरूरी बात की थी कि वो लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल का डायग्राम वो मुझसे मिस हो गया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था उस पेपर में। लिम्फोसाइट वो तो आता रहेगा, अभी इतने पेपर्स हमने करने हैं तो कहीं ना कहीं वो दोबारा आ जाएगा, मिस ना करें मेरी क्लासेस वो, बट डू नॉट वरी, वो आ जाएगा कहीं दोबारा। अभी भी कहेंगे तो समझा दूंगी। एनीवेज, एक्सप्लेन हाउ फिगर 2.1 यानी जो अभी हमने करी, प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट द वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम हैज अ डिफरेंट थिकनेस टू द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कौन सा था? ये था लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। वो कह रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको कंपेयर करो, किसकी थिकनेस ज्यादा होगी। सो एक एक पॉइंट्स अब दे दें। आई थिंक दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर ज्यादा है। ब्लड ब्लड प्रेशर ज्यादा है, किसका ज्यादा है? वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर इज फार मोर देन ऑब्वियसली आपका राइट एट्रियम। व्हाई? बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन, वाई पे फंस जाते हैं, पूरी बात ही करते हैं। हाँ हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल का ज्यादा है थिकनेस, वाई। हर चीज का वाई पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो दिस इज वेयर यू लूज योर मार्क्स। पता सबको होता है, लिखते नहीं है। सो ये वाली चीजें अब डू नॉट फॉरगेट देम, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट हैज टू पंप ब्लड राउंड द होल बॉडी। तो अगर एक्सेप्ट वन। आप एग्जामिनर को आप जाहिल समझा करें ना कि उसे कुछ नहीं पता, उसको नर्सरी का बच्चा समझे, वन क्लास का बच्चा समझे, जिसको आप एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं। सो अब सिस्टमिक सर्कुलेशन मुंह पे मारना नहीं था, सिस्टमिक सर्कुलेशन भी बताना है कि व्हाट इज इट। बता दिया एलवी ज्यादा है। एलवी ज्यादा क्यों है? क्योंकि सिस्टमिक में इन्वॉल्व है। सिस्टमिक क्या है मुझे नहीं पता, सिस्टमिक बताओ। बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन पंपिंग ब्लड टू इन बॉडी होल पार्ट्स बॉडी बॉडी। एक्सेप्ट लंग्स। एक्सेप्ट लंग्स। हाँ ये भी लिख दो। मैंने बोला ना कि वो एग्जामिनर को तो जाहिल समझना है, ब्लड्स लिख जी। दिया। तो उसको उसको जाहिल समझे, उसको इतनी नहीं आती है आपकी वाली इंफॉर्मेशन, तो आपने उसको सब बताना है। पंपिंग ब्लड राउंड द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, ये अच्छा पॉइंट था। मिस बट 2 मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी? कौन सा बच्चा बोला है? या नई नई आवाज लग रही है? एहतसाम। हो एहतसाम आए हैं आज तो, बड़े बड़े लोग। यस मैम। हाँ एहतसाम, मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर देखो आपको डिसाइड करना है कि हमने पेपर कैसा करना है, मैं जो पेपर की तैयारी करवाऊंगी वो ऑब्वियसली ए स्टार पेपर की करवाऊंगी,
लेकिन अगर आपने ए लेना है या सिंपल बी या बस पास करवा दे या सी या डी या डिस्टिंक्शन वाला पेपर, वो बच्चे ने खुद डिसाइड करना है। हम यहाँ हर चीज डिस्कस करेंगे। अब अगर आप कहते हो कि भाई दिस इज टू मच इन्फॉर्मेशन, तो आप बस लिख दो लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा थिकनेस है, व्हाई, बिकॉज भाई सिस्टमिक सर्कुलेशन, डू नॉट राइट पंपिंग ब्लड राउंड द होल बॉडी, दिस इज अपॉन यू कि आप कैसा पेपर देना चाहते हो। अगर ये जो पंजाब के बच्चे होते हैं, इनके लिए बहुत कॉमनली ये कहा जाता है कि इनका मेरिट बहुत हाई होता है अगर मेडिकल स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। सो 50% इज योर ओए लेवल्स। उनको हर हाल में इतना लिखना ही पड़ेगा, तभी उनकी कहीं जाके वो आईबीसीसी से जो कन्वर्जन आती है वो 90s में कहीं आएगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कैसा पेपर देना है। अगर बहुत ज्यादा लगता है तो आप एक नॉर्मल सी बस एक दो लाइनें लिखो, बस खत्म, टू द पॉइंट करो। बट आई बिलीव कि जितना आता है एग्जामिनर को जाहिर समझो, सारा लिखो, ताकि आपका पेपर कंसीडर हो कि हाँ भाई ये बहुत एक्सेप्शनल पेपर था या आउटस्टैंडिंग पेपर था। सो अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए एम करना है तो दिस इज योर की। अच्छा, और इसके अलावा क्या बात लिख सकते हैं? हाई प्रेशर है, देन लेफ्ट एट्रियम हमने लिख लिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसकी वॉल्स थिकर हैं, और उसने जो है वो इतना ज्यादा पंपिंग करनी है, तो दिस इज वाई उसकी थिकनेस ज्यादा है। अच्छा जी, नेक्स्ट। चलो भाई ये तो जल्दी से बता दो, नेम द स्पीशीज ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये तो रखा है। माइकोबैक्टीरियम, ये तो रट्टा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और भी एक और भी होता है, बस ये उसकी ठीक आपको, है। उसको आपकी वैक्सीन लगती है उसकी बचपन में, जिसका निशान होता है आर्म पे। पोलियो। हाय बीसीजी। हाय, बीसीजी। जी, बीसीजी के कहाँ से ड्राइव करते हैं? बोवेस, माइकोबैक्टीरियम बोवेस। तो आपने वही बात है ना कि हम हर जगह इतनी इंफॉर्मेशन भरेंगे कि मैं ये नहीं कह रही कि मैट्रिक इंटर वाला पेपर करके आ जाओ कि सेंस ना बने और सारी बातें लिख दो, बट एटलीस्ट जो हमें पता है वो हमने लिखना है, ठीक है? सो ये मत मशहूर कर देना कि मैं मैट्रिक इंटर वाला पेपर करवा रही हूँ कि भरे जाओ पेपर। भरो बट सेंस भरो, नॉनसेंस ना भरो। बीच में गाने ना लिख कर आ जाना, फिर बोलो कि आपने तो बोला था पेपर भरना है। Mycobacterium bovis या Mycobacterium tuberculosis. In general, the countries that do not have a BCG vaccine, BCG vaccine का कभी कभी डेरिवेटिव पूछ लेते हैं, एक दफा किसी एमसीक्यू में देखा था। So now know the answer कि BCG vaccine Mycobacterium bovis से आती है, ठीक है? Program are high income countries that have a low number of cases of TB. In most of these countries, the vaccine is given only to babies and children at high risk of developing TB. Suggest one reason why a child in a country with low number of cases of the disease could be at high risk of developing TB. थोड़ा सा गौर से इसका मुझे आंसर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल भी है। एक रीजन देना है कि why a child in a country with low number of cases of the disease could be at high risk of, भाई जब केस ही नहीं है तो कहाँ से उसके अंदर हाई टीबी हो रही है? मिस पेरेंट्स की जीन से। तो अ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कंट्री में है ही नहीं ना। दूसरा रीजन तो मुझे ये समझ आ रहा है उसकी कि वीक बॉडी में इम्यून सिस्टम होगा। एंटीबॉडीज ही प्रेजेंट नहीं होंगी टू फाइट अगेंस्ट टीबी। एग्जैक्टली, उन्होंने ये कहा कि इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द वैक्सीन इज गिवन ओनली टू द बेबीज एंड चिल्ड्रन एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग टीबी। तो अगर फॉर एग्जांपल उस बच्चे ने ट्रैवल कर लिया बड़े होके और वहाँ टीबी ज्यादा था, तो उसके अंदर तो एंटीबॉडीज ही नहीं होंगी ना। सो लैक ऑफ एंटीबॉडीज, बिकॉज इनिशियली दिया ही नहीं, तो एंटीबॉडीज ही आती है ना आपको वैक्सीन कराने से, है ना? लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। और ये चलो एक रीजन तो ये हो गया। जिसने एक ए वाला पेपर करना है तो वो लिख देगा लैक ऑफ एंटीबॉडीज। ए वाला पेपर क्या होता है, ए स्टार वाला क्या होता है? आप बोलोगे एस में तो मिलता ही ए है, बट ए टू भी कंबाइन होता है, तो यू कैन हैव अ चांस के ए स्टार बन जाए। एनीवेज जी। मुझे क्वेश्चन था, मिस जो आपको ग्रेड थ्रेशोल्ड मिलता है उस पे लिखा हुआ होता है, मतलब फॉर एग्जांपल 28 पे ए बन रहा है, मतलब एमसीक्यूज वाले पेपर में, तो ए उस पे बनता है, मतलब हम उसको ही ए कंसिडर करते हैं या जैसे हम ओ लेवल्स में उससे थोड़े ऊपर नंबर को ए स्टार कंसिडर करते थे? ए उसी पे बनता है, जो दिया हुआ होता है ना उसी पे आपका ए आता है। जो उससे ए, ज्यादा पे भी उससे ज्यादा पे भी, हाँ मतलब वो रेंज है ना कि अब 28 से 40 के बीच में जिसका है तो वो ए है।
बट फिर उनकी अपनी जो कैलकुलेशन होती है जिसमें वो सारे आपके पेपर्स को ऐड करते हैं, P1 P2 P3 P4 P5। अब उसमें फिर वो आपके मार्क्स से ऐड अप हो रहा होता है ना कि आपका कितना जो है वो मार्क्स गए हैं। यानी कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का P1 में तो ए था और P2 में भी उसका ए था लेकिन P3 में बी था, तो उसका ओवरऑल ही बी बन गया, तो वो फिर परेशान होता है कि मेरे दो में तो ए था, तो इसका मतलब है कि उसका ए बहुत कम मार्जिन से ए था। यानी इसके जब मार्क्स एड अप हुए तो वो ए के थ्रेशोल्ड पर नहीं आ पाया, यानी जो कलेक्टिव नंबर था ए लेने का उस पे नहीं स्टैंड कर पाया, वो कहीं नीचे चला गया, तो उसकी वजह से फिर उसका मिस ओवरऑल ग्रेड। हम्म। मिस तीनों पेपर में क्या एम करना चाहिए, मार्क्स पर कितने होने चाहिए तो ए आ जाए एस के अंदर? यार ए तो एएस में ना आपका कंपलसरी होना चाहिए, यानी आइदर वे आपको एएस में ए लेना ही है, तो आपने बहुत मेहनत नहीं, करनी है एक आई बॉर्डर थिंक। रेंज होगी ना मिस के, एक पेपर में, ईच पेपर में कितनी कम लिमिट तक जा सकते हैं, बस इससे देखो ऊपर ही टी आना है ना? वन में ना, P1 में एटलीस्ट एम फॉर 35 आउट ऑफ 40। आई एम नॉट इवन जोकिंग, 35 से नीचे आपका P1 में नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो उसका मतलब है आप तो फिर A2 में आप सरवाइव भी नहीं कर सकते। दिस इज योर स्टैंडर्ड कि आपने 30 पाँच पाँच गलत करो, 5 से 34 पे भी मत जाना। बिकॉज आई एम टेलिंग यू P3 का पेपर आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो पता नहीं क्या होता है कि P3 में मार्क्स ही नहीं आ पाते, या वो लगता तो आसान सा है लेकिन वहां पे ग्रेड लूज हो जाता है, वो आपका ग्रेड फिर गिराता है। सो दिस शुड बी योर एम फॉर P1, 35/40। ये वाला पेपर 60 का होता है, राइट? 60 का होता है, सो एटलीस्ट इसमें मैक्सिमम 49 तक जाना चाहिए। 49 आउट ऑफ 60 तो हर हाल में, इससे कम जा रहे हो तो बहुत डेंजर की बात है। ये बहुत मैं सीरियसली बता रही हूँ, P2 में तो 49 से कम नहीं, उसमें 35 से कम नहीं, ताकि एक सिक्योर रेंज हो कि अगर चलो P3 में भंड भी हो गया, बिकॉज P3 बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो P3 में अगर भंड भी हो जाता है तो एटलीस्ट आपको ये सिक्योर कर लेंगे। वही कह रही हूँ ना कि आप बहुत मार्जिन से ए मत लो, आपको बहुत मतलब बहुत लोअर मार्जिन से ए मत लो, बहुत अच्छे मार्जिन से ए लो ताकि वो सस्टेन करा सके आपके ग्रेड को। ठीक है, और P2 में कितने का मार्क्स होता है? 30 मार्क्स का होता है वो P3। 40 40। marks. 40 वो भी 40 40। वो भी 40 का होता है, 20 20 ईच। अच्छा, उसमें वैसे आइडियली तो 30 कहा जाता है आइडियली P3 के लिए, बट अगर चले जाते हैं 29 28 तक, आई थिंक इसको मैक्सिमम 28, यानी एक स्टेशन तो आपने हर हाल में फुल, यानी एक स्टेशन यानी जो एक क्वेश्चन होता है उसका उसमें तो हर हाल में फुल आने चाहिए, क्योंकि वो बहुत घिसे पिटे ही होते हैं कि वो इसमें नई चीज तो नहीं आती। मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, फूड टेस्ट और ये सब चीजें होती हैं, सरफेस एरिया। तो आई थिंक 28 से 30 का टारगेट इसमें रखो P3 में। लेकिन P3 वही बात है कि बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है, होता तो अच्छा है, पेपर है, मजा भी आता है, लेकिन पता नहीं उसमें मार्क्स नहीं आते। सो 28 आउट ऑफ 40 शुड बी योर टारगेट फॉर P3 के लिए बहुत कम बता रही हूँ, क्योंकि वो नहीं समझ आता कि उसमें कैसे जो है वो मार्क्स उठाए जाएं, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और वो भी इसलिए क्योंकि आपका A2 आगे बहुत मुश्किल है, तो A2 में P4 और P5 को संभालना भी मुश्किल हो जाता है, तो एटलीस्ट अगर ये वाले नहीं सिक्योर हो पाएंगे तो वो गिर जाता है ना ग्रेड फिर बुरी तरीके से, तो ये बात है। अच्छा जी, माइकोबैक्टीरियम, अच्छा लैक ऑफ एंटीबॉडीज, और क्या था? भाई हमने कह दिया कि लैक ऑफ, एक एक तो सही है, मतलब 1 मार्क के लिए दिस रीजन इज मोर देन इनफ, बट और क्या लिखोगे? मेमोरी सेल्स नहीं होंगे देख बॉडी में? इसका जीन्स का आया था, जीन्स बहुत अच्छा था पॉइंटर, वो कहाँ गया? कौन सा अच्छा था जीन्स वाला? मैंने बोला था मिस। जीन्स हो सकता है, बिकॉज माना कि उसकी कंट्री में दोनों नहीं है, पेरेंट्स के पास हो ना? पीछे कहीं पेरेंट्स नहीं, लेकिन माइग्रेट ऐसा हैं, कॉन्सिक्वेंस हो जाए। हाँ, ये बात। पीछे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स, इसको मेंशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर डिस्क्राइब करना कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम अ कंट्री वेयर टीबी वाज हाई। तो ग्रैंड पेरेंट्स आई थिंक सही रहेगा कि आप एक पूरा बता रहे हो कि इतना लंबा कहीं जीन भी तो बाद में भी तो एक्टिव हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स वाला। सो यस, ये भी हो सकता है। ये दो बहुत सॉलिड पॉइंटर्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि हमने कैसे आर्टिकुलेट करने हैं। अच्छा जी, कंट्रीज आर क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड बैंक इनटू 1 और 4 इनकम ग्रुप्स। Table 3.1 shows the estimated incidence of TB for 2012 to 2016 for these income groups. अच्छा, ये मुझे बहुत बुरा लगता है क्वेश्चन। The incidence represents the मिस number of, पूछेगी
न्यू केसेस ऑफ टीबी occurring per 1 lakh people. So incidence जो है वो है per 1 lakh people in 1 year. The new cases include the number of cases that have occurred again after a period of recovery, relapse TB. So इस पे एज ग्रुप्स हैं, इनकम एज ग्रुप्स हैं, इनकम ग्रुप्स हैं लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई, और ये जो नंबर्स हैं वो पर 1 लाख पीपल पर हैं. अब लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन है. ये तो इतनी लंबी कहानी थी. उसमें ये डिस्क्राइब. इंसिडेंस और प्रिविलेंस वाला इस्तेमाल करना है, मतलब कितने पीपल में कितने बीमार हुए, तो हाँ, इतना मुश्किल नहीं है, 100। सिर्फ आपने पैटर्न ही डिस्क्राइब करना है, पैटर्न एंड ट्रेंड. 3 मार्क्स के लिए तो 3 स्टेटमेंट्स वुड बी इनफ, बट 4 हम अगर बता भी दें तो कोई हर्ज नहीं है. अच्छा, अब देख लो कि लो इनकम ग्रुप में किस तरीके का, लो इनकम इनकम ग्रुप में क्या इंसिडेंस बहुत हाई है एज कंपेयर टू दूसरे वाले, और ये बात ट्रू है. सो यू कैन राइट के लो इनकम ग्रुप्स में इंसिडेंस इज वे मोर हाई देन इनकम ग्रुप ऑफ अपर मिडिल एंड हाई, क्योंकि इनमें देखो, इनमें आप ट्रेंड, आप किसी किसी कोटेशन को भी लिख सकते हो, यानी कोई नंबर भी मेंशन कर सकते हो कि जैसे अगर लो इनकम ग्रुप में 2012 में अगर 253 है तो अपर मिडिल में 84 और 14 की इंसिडेंस है. सो जैसे जैसे इनकम ग्रुप नीचे जा रहा है वैसे वैसे इंसिडेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है. सो एक पैटर्न आपका ये हो गया कि लोअर द इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, तो आपकी क्या ज्यादा है, केसेस ज्यादा है TB के। इंसिडेंस ज्यादा है. यस. सो आप अगर चाहो तो इसमें आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, इंसिडेंस इज हाई. और अगर आप जाओगे अपर मिडिल एंड हाई में, सो हाई इनकम ग्रुप में, हाई इनकम ग्रुप में यू हैव लो इंसिडेंस, इंसिडेंस लो. ठीक है, ये 2 ट्रेंड्स तो ऐसे ही आ गए. अब और इसके अलावा व्हाट एल्स कैन बी मेंशन. मिस, ये पर ईयर अगर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उससे सारे कैटेगरीज में केसेस कम होने शुरू हो रहे ठीक है, पर ईयर में सही बता रहे हैं ना. हाँ, Because more people are getting vaccinated. ठीक है, परफेक्ट, ये भी लिख सकते हैं. सो एज द एयर इंक्रीजेस, आपके जो केसेस हैं, एज द एयर प्रोग्रेसेस, केसेस कम हो गए, बिकॉज वैक्सीनेशन वाला आप पॉइंट लिख सकते हो सकता हैं। मिस, ये है. रीजन लिखना होगा इसके अंदर या सिर्फ इतना डिस्क्राइब नहीं है, करना होगा? वही वही हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप ना लिखो. ठीक है। वैक्सीनेशन का पॉइंटर आप दे सकते हो कि भाई कैसे कम हो गए, मैजिकली तो नहीं कम हो सकते, वैक्सीनेशन से ही कम हुए होंगे. सो यस, ठीक है. अच्छा, there is evidence that BCG vaccine has also provided protection against the disease leprosy. Leprosy is caused by bacterium that is closely related to the bacteria that causes TB. So suggest why the BCG vaccine can also provide protection. बताओ. यहाँ थोड़ी सी इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया. वो कह रहे हैं कि दोनों के बैक्टीरिया सिमिलर हैं, तो अगर दोनों के बैक्टीरिया सिमिलर हैं तो बीसीजी की वैक्सीन में क्या होगा, एक सेम एंटीजन सेम होंगे। एग्जैक्टली उसमें सेम एंटीजेंस होंगे, बिकॉज बीसीजी वैक्सीन में एंटीबॉडीज होंगी, तो उनका एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती है ना अपने एंटीजन से. ठीक है. सो इस वजह से उनका एंटीजन सेम था, वो इजीली उसने जिस तरीके से वो बैक्टीरिया के ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहा है, वैसे ही वो लेप्रोसी के भी को आइडेंटिफाई कर सकता है. और वे जो बीसीजी वैक्सीन में जो एंटीबॉडीज होंगी वो बाइंड कर जाएंगी किसके साथ, एंटीजेंस के साथ. और ये सारी बातें वुड बी मोर देन इनफ. सो हम क्या लिखेंगे कि बीसीजी की वैक्सीन में जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज ही होंगी ना, कुछ और तो नहीं होगा. Oh my God, long silence. Antibodies bind with antigen. Why? Why would they bind with the antigen? No, because they're similar in shape. वही ना, हर बात का you need to mention the why. क्यों बाइंड कर रहा है, खुशी में बाइंड कर रहा है, गम में बाइंड कर रहा है, रोना आ रहा था उसको, because of दे आर स्पेसिफिक टू each other in specific shape. shape या whatsoever, similar Complementary shape, specific shape. Specific is a good word, तो specific shape. ठीक है. अब्दुल रहमान, समझ आ रही है.
यस मिस। आर्य भाग गया। आर्य भी मिस्टेक्स करता है, आधी बातें लिखता है, जितना गुस्सा आता है, और भाग गया। नहीं बस मैं समझ रहा हूँ। ओह अच्छा, आर्य है यहाँ पे। आप चले जी गए जी। थे बीच में। जी ओके। डिस्कनेक्ट हो गया था। आरिफ, समझ आ रही है आप किधर अपने मार्क्स लूज करते हैं? यस मैं समझ आ रही है। चले जी। अब बेबी कैन गेन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी टू टीबी आफ्टर हैविंग द बीसीजी वैक्सीन। अ बेबी कैन आल्सो गेन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। याद है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल पैसिव डिफरेंसेस यस याद मिस। है? आर्टिफिशियल कब होती है इम्यूनिटी? आर्टिफिशियल कब दी जाती है? When antibodies are injected in the body. यस। एग्जैक्टली exactly. जब इंजेक्ट किया जाता है और उसके पास उसका एंटीजन डायरेक्टली उसका कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपने इंजेक्ट कर दिया, तो आप आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर डिजीज। नेचुरल पैसिव क्या होता है? जो फीटस को मिलता है मदर के थ्रू। ठीक मदर टू है, बेबी। तो एंटीबॉडीज उसकी मदर टू बेबी में पास होती हैं, और फिर क्या उस पे कोई इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता यस है? यस। अरे नेचुरल पैसिव में क्या ट्रिगर होता है? बेबी को जब वो फीटस था उसको एंटीबॉडीज मिल गई अपनी मदर से, तो एंटीबॉडीज उसको मिल गई, तो उसके अंदर ट्रिगर तो नहीं हुआ ना, यानी वो बच्चा एंटीबॉडीज लेके बीमार तो नहीं हुआ। नेचुरल पैसिव की हम बात कर रहे हैं। नेचुरल पैसिव में उसको इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उसके अंदर एंटीबॉडीज स्टोर हो जाएंगी कि अगर पर्टिकुलर एंटीजन आया तो वो एक्टिव हो जाएंगी। बट नेचुरल पैसिव में इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता, आर्टिफिशियल एक्टिव में इम्यून रिस्पॉन्स आता है। अब इसको ऐसे याद रखना कि आर्टिफिशियल एक्टिव की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वैक्सीनेशन। जब बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है और उनको इंजेक्ट किया जाता है, क्या इंजेक्ट करते हैं? एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। हम उनको मरा हुआ बैक्टीरिया, मरा हुआ वायरस इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात समझो कि आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या हो रहा है। वैक्सीन दी, वैक्सीन में मरा हुआ एंटीजन था, वो बॉडी को जाके क्या इंडिकेट करता है कि भाई एक एंटीजन आ गया, एक इम्यून रिस्पॉन्स जेनरेट होगा। इम्यून रिस्पॉन्स जेनरेट होगा तभी उसके अंदर क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज बनेंगी और क्या बनेगा? मेमोरी सेल्स बनेंगे। ये बात समझ आई? बच्चे वैक्सीन के बाद रोते हैं, उनको बुखार चढ़ता है। बुखार किस चीज की इंडिकेशन है? कि इनके अंदर कोई फाइटिंग मैकेनिज्म एक्टिव हुआ है। वो फाइटिंग मैकेनिज्म क्या है? वो इम्यून रिस्पॉन्स है। ये बात समझ आई? यस यस। तो ये पूरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है कि वैक्सीनेशन से एंटीजन इंजेक्ट किया, एंटीजन ने किसको ट्रिगर किया? लॉन्ग साइड ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बात मिस समझ आई? मिस ये इम्यून हाँ, क्या हुआ? ट्रिगर का क्या मतलब है मिस? स्टिमुलेट करना। अच्छा। आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आता है तो आपका जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो क्या होता है? एक्टिव होता है। एक्टिवेट कर लो इम्यून रिस्पॉन्स। ट्रिगर नहीं समझ आ रहा वर्ड, तो एक्टिवेट लिख दो, ठीक है। अब आया यस समझ? मिस। इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? एंटीबॉडीज बनी, यस ठीक है। एंटीबॉडीज के साथ एक और चीज बनती है, एंटीबॉडीज प्लस मेमोरी सेल्स बनते हैं। सही है? जी मिस। तो अब ये पूरी आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें आप क्या इंजेक्ट कर रहे हो? एंटीजन। एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव करता है, वो किसको एक्टिव करता है? एंटीबॉडीज बनाता है और मेमोरी सेल्स बनाता है। और इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो कैसी होती है? लॉन्गर होती है, बिकॉज इसमें मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। सो दिस इज अ लॉन्गर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब आ जाओ नेचुरल पैसिव पे। नेचुरल पैसिव जो है ना, आपने बता दिया कि भाई मदर टू फीटस जा रही है, ठीक है, या मदर टू बेबी जा रही है। तो कैसे जा रही है? वाया फीटस है तो वाया प्लासेंटा, और अगर बेबी है तो वाया ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ये बात समझ आ गई? इसमें क्या एंटीजन गया या एंटीबॉडी गई? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यस गई। एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी गई। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस के आर्टिफिशियल एक्टिव में यू आर सेंडिंग द एंटीजन, बट हेयर यू आर नॉट सेंडिंग द एंटीजन, यू आर डायरेक्टली सेंडिंग द एंटीबॉडी। जो गार्ड है वो आपने पहले ही भेज दिया। यहाँ चोर पहले आया, ये चोर है। एंटीजन क्या है? चोर है। मुझे नहीं पता चोर की स्पेलिंग क्या होती है, पेपर में मत लिख कर आ जाना। चोर है। चोर आया और फिर बॉडी ने क्या, अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग करा, उसने ज्यादा चौकीदार रखे। ज्यादा चौकीदार क्या है? चौकीदार एंटीबॉडी है। एंटीजन क्या है? चोर है। चोर पहले आया फिर चौकीदार आया। यहाँ पर
जो मदर टू बेबी है वहां पर पहले चौकीदार आ गया, ठीक है। यस मिस। तो चौकीदार कौन है? एंटीबॉडी। चोर कौन है? एंटीजन। मेक सेंस? तो जब एंटीबॉडी आई तो इससे चौकीदार पहले आया हुआ है ना, तो इम्यून रिस्पॉन्स तो नहीं ट्रिगर होगा ना, मोहल्ले वाले पहले से तो नहीं एक्टिव होंगे, मोहल्ले वाले यहाँ एक्टिव हुए थे। ये जो ट्रिगरिंग इम्यून रिस्पॉन्स था या एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स था, ये मोहल्ले वाले थे कि भाई हमारे मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं, तो भाई चौकीदार ज्यादा रखो। ये मोहल्ले के लोग हैं। डू नॉट राइट दिस एनीवेयर। पेपर में लिख कर आ गए मोहल्ले के लोग। डोंट। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल नहीं थी मेरे पास। यस अच्छा, मिस। अब एंटीबॉडी चौकीदार पहले से है, तो जब पहले से चौकीदार है तो मोहल्ले वालों को तो कुछ नहीं होगा ना, सो नो इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, नो इम्यून रिस्पॉन्स। व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स? मोहल्ले वाले। नो शोर शराबा फ्रॉम मोहल्ले वाले, बिकॉज चौकीदार का सिस्टम पहले से है। यस मिस, कैमरा पहले से लगा है। कैमरा पहले से लगा हुआ है, सो नो इम्यून रिस्पॉन्स। एंड देन शॉर्ट लिव्ड होता है। इसकी इतनी लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन नहीं होती, दिस इज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये भी एक फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी है। So, am I making sense? जी मिस, क्यों यस नहीं। ठीक है, अच्छा जी। इतना अच्छा था ना, उससे मतलब 6 MCQ सारे क्लियर हुए। ये मिन्हा कहाँ भाग गई है? एक तो एक एक करके भाग जाते हो। इतनी मैं इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, फिर बोलते हो टॉपिक हल पहले कराएं, ये पहले कराएं। जब पढ़ा रही हूँ तो होती नहीं हो। एनीवेज, collagen is a major component of the cartilage found in some of the substances of human gas exchange system. Cells that synthesize and secrete the components of cartilage are chondrocytes. Chondrocytes से आप डर मत जाना, chondrocytes कुछ भी नहीं है, cells of cartilage होते हैं। जैसे ऑस्टियोब्लास्ट आप लोग बोन्स के पढ़ते हो, मुझे नहीं पता पढ़े हैं कभी नहीं, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स कोई ऐसी ऐसी खौफनाक मैंने बात नहीं बोल दी। कॉन्ड्रोसाइट बहुत सिंपल बात है, सेल्स हैं जो कार्टिलेज बनाते हैं। अच्छा जी, अब बात क्या हो रही है, इन्होंने कॉन्ड्रोसाइट आपको दिया हुआ है, सेल ऑफ कार्टिलेज दिया हुआ है जो कार्टिलेज बनाता है। सो विद रेफरेंस टू फिगर 4.1, एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स that show how the cell is adapted to its function. So we know कि cartilages आपके present है ट्रेकिया में, ब्रोंकस में, राइट, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और prevents मतलब from collapsing. ठीक है, यस यस, फ्रॉम दिस कोलैप्सिंग। एक्सेलेंट। और इन्होंने यहाँ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा है, कोलेजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज। सो कोलेजन क्या है? It is प्रोटीन। protein, quaternary protein. एक्सेलेंट, तो collagen अब मैं type of फिगर आउट protein, करवा रही हूँ। tertiary protein, और sorry अच्छा, quaternary protein। सही है, एक्सेलेंट। सो दिस इज अ प्रोटीन, वी नो दैट दिस इज अ प्रोटीन। अब कुछ फिगर आउट करते हैं। अब ये सेल है, सेल में देखो क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। कार्टिलेज। नहीं, कार्टिलेज का तो ये सेल है जो सॉरी कार्टिलेज सॉरी बनाता है, सॉरी, दिस इज द सेल। Rough endoplasmic reticulum. कहाँ पर है? आउटर रीजन पे। आउटर रीजन में कैसे हो सकता है ये? हाँ। Vacuoles. हाउ इज दिस आर? दिस इज नॉट आर। आर किधर होता है? न्यूक्लियस के साथ होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेल से बाहर चला गया। फंस गए, ब्लैक फंस ब्लैक गए, ब्लैक फंस ब्लैक गए, फंस गए। आर बताओ किधर है? बड़ा कर देते हैं, देख के बताओ, आंखें खोल के देखो। सवाल क्या था, मैं एक बार रिपीट करें, मैंने मैं नहीं कह पता। रही हूँ दैट कोलेजन इज अ प्रोटीन, वी नो दैट। सो प्रोटीन बनाता भी तो होगा ना ये सेल, कौन बनाता है इसको? आर जी बनाता है, या फिर बिल्कुल। आ, इसके अलावा भी एक और भी चीज बना सकती है, हमने कल भी डिस्कस किया था, राइबोसोम। राइबोसोम। कहीं हाँ नजर हाँ आ रहे हैं राइबोसोम्स? तो इतने भरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये ब्लैक डॉट Structures, राइबोसोम है ना। डॉटेड स्ट्रक्चर्स कैन बी योर राइबोसोम्स, ठीक है। सो आपने अपनी बेस्ट इंटरप्रिटेशन के मुताबिक यू कैन मेंशन के राइबोसोम्स कैन बी सीन व्हिच आर रिस्पांसिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ठीक है। और कौन जी। सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना था? कोलेजन, हम्म, सही। ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पर सेल को, इस सेल को देख के वी कैन नॉट मेंशन के मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे रहा है। ये इन्होंने हमें फंसाया है। देखो कार्टिलेज की अगर नॉर्मल बात कहते तो हम कहते हैं हाँ भाई मैकेनिकल प्रोटेक्शन से ज्यादा बड़ी चीज तो कोई दिमाग में ही नहीं आती। बट कहाँ फंसाया आपको? कि विद रेफरेंस टू फिगर 4.1, इसमें देख के बताओ टू फीचर्स
जो नजर आ रहे हो कॉन्ट्रोसाइट्स में कि कैसे अपना फंक्शन को अडेप्ट कर रहा है। तो ये भी जरूरी है कि हम ऐसी एली लैली, अब मैं बात नहीं करवाऊंगी कि पेपर में एली लैली बातें लिखकर आ जाओ जस्ट बिकॉज आई नो। बात वो करनी है जो मांगी गई है। सो टू फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल, सो दिस इज द लीस्ट दैट आई कैन आइडेंटिफाई इस सेल में से, क्योंकि मुझे खुद ज्यादा कुछ नहीं आइडेंटिफाई हो रहा। सो सिंथेसाइज क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपको डायग्राम उठा के देंगे तो कितना ही आइडेंटिफाई कर लेगा बच्चा। सो सिंथेसाइज प्रोटीन, और इस केस में यू कैन सिंथेसाइज कोलेजन। सो आपने उनकी ही रेफरेंस से बात कर दी। व्हाट एल्स? हम गोल्जी बॉडी भी तो लिख सकते हैं ना कि दैट मॉडिफाई इज। करने की, एक्सेलेंट, हाँ। गोल्जी बॉडी लिख दो कि मॉडिफाई करेगा। तो मैं गोल्जी बॉडी नजर कहाँ आ रहा है? गोल्जी बॉडी आपको नजर कहाँ आ रहा है? दैट्स अ गुड हाँ, क्वेश्चन। ये भी सवाल मैं है। सी न्यूक्लियस तो नजर भी आ रहा है ना। ये न्यूक्लियस रहा ना तो न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे एमआरएनए बनता है। न्यूक्लियस भी तो हो चलो सकता है सही यहाँ है, पर। ठीक है। गोल्जी बॉडी हम इसलिए नहीं मेंशन कर रहे, कर सकते हो वैसे अगर नहीं भी नजर आ रहा, बट यू नो ज्यादा प्रेफर वो करो जो नजर आ रहा है। और क्या चीज नजर आ रही है? और इसमें इपिथेलियल। कौन सी लेयर? न्यूक्लियस नजर आ रहा है ना, अभी अब्दुल रहमान ने बोला। सो हाँ हाँ न्यूक्लियस में क्या चीजें होती हैं अब्दुल रहमान? न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है, बट न्यूक्लियोलस से आप एक और बात भी लिख सकते हो। हाँ, राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर होते हैं जिसमें आरएनए होता है। एग्जैक्टली exactly. ये एक्टिव सेल है जिसमें राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो वो आपका आगे पूरा ये सारा प्रोसेस सब आपस में इंटरलिंक कर दो। ठीक है, न्यूक्लियस की वजह से शो हो रहा है, ये एक बहुत एक्टिव सेल है जिसमें हाई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का रेट चल रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो हमने दो चीजों से आइडेंटिफाई कर लिया। समझ आई? यस मिस। ठीक है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्टिलेज, अब ये तो आसान सा बता दो। सी कहाँ कहाँ रिंग्स होता है? प्रेजेंट इन ट्रैकिया, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस। ब्रोंकस। ब्रोंकियोल्स में तो नहीं होता? नो। चलो सी जी शुक्र। सी। सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट इन, सी शेप्ड प्रेजेंट इन ट्रेकिया। ठीक है। आसान तरीका याद करने का मैंने इजाद किया है मैम के हो अगर पूछे तो CGSC, ये आप माइंड में रखिए कि C से कार्टिलेज, G से गॉबलेट सेल, और S से स्मूथ मसल, और फिर C से सीलिया। तो फिर इस तरह याद हो जाती है। पीलिया में कार्टिलेज होता है? नो। क्या? पीलिया में आई डोंट थिंक कार्टिलेज नहीं होता। नहीं, मैं तो जस्ट बता रहा था। अच्छा, आप बता रहे थे, हाँ, लेकिन ये निमोनिक बनाने से पहले कंफर्म भी कर लेना कि वो प्रेजेंट भी है इधर या नहीं। टीबी याद कर लो ना, अभी आसान सा टीबी, ट्रेकिया ब्रोंकस। आउटलाइन था फंक्शन, ये तो आसान से है। अभी हमने एक तो पॉइंटर भी डिस्कस किया था फंक्शन में कार्टिलेज का। प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। मैकेनिकल सपोर्ट या प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। मैकेनिकल सपोर्ट, उसको एलैबोरेट करोगे तो ये सारा लिख सकते हो कि प्रिवेंट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग। व्हाट एल्स? बस एक फंक्शन। चुप। मिस ये कार्टिलेज मिस जी। वे मतलब कौन पार्टिकल को? इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का पॉइंट लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि वो इंस्पिरेशन में उसकी वो हो जाती है, वाइड वाइड ओपन हो जाता है। सो ड्यूरिंग, वाइडर और नैरो हो जाता है एक्सपायरेशन में। हाँ ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनहेलेशन में वाइड ओपन हो जाता है और एक्सपायरेशन में वाइड क्लोज हो जाता है। वाइड ओपनिंग, वाइड ओपनिंग, ठीक है, एंड नैरो हो जाता है। और इसके अलावा आपकी एयरवेज को ओपन रखता है। हाँ। एयरवेज ओपन। अब यहाँ पर यू कैन मेंशन ना ये वाली सारी बातें। अब फंक्शन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, फंक्शन जितने आ रहे लिखो, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, चार आ रहे हैं। एयरवेज ओपन, और सपोर्ट वाला हमने लिख दिया। फ्लेक्सिबिलिटी वाला भी मेंशन कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबल, आपका कंस्ट्रक्शन तो नहीं आ रही ना आपकी ब्रीथिंग में, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज है जो इसको फ्लेक्सिबल रख रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ फंस गया तो आप फंडा लग के मर ही गए।
ऐसा तो नहीं होता ना, फ्लेक्सिबल है तभी तो वो आपका मैकेनिज्म ऑफ कफ इनिशिएट करता है, जिससे वो फिर अगर फूड पार्टिकल उसमें चला भी गया है तो वो उसको वापस ईसोफेगस में या वॉमिट के थ्रू वो बाहर आ सकता है। सो इसका मतलब है इट इज फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर उसमें कुछ फंस जाएगा तो ऐसा नहीं है कि लोग मरना शुरू हो जाए फंदा लगने से, जिंदा रहते हैं। अच्छा जी, शोज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी पेप्टाइड स्ट्रक्चर। बॉन्ड। कुछ कह रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है जी। कोवलेंट बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा अमीनो एसिड के बीच में, कोई ग्लाइकोसिडिक वाला तो नहीं है यहाँ पे? नो मिस। ठीक है। अच्छा जी, with reference to figure 4.2 and 4.3, 4.2, 4.3 and the function of मिस इसमें collagen। बहुत तंग होता हूँ मैं। इसमें जरा ना प्लीज पूरा एक खुद आप वर्डिंग में बताइए तो इसको कैसे लिखना था, मुझे ये समझ नहीं आता ये वाला। सही है, सही है, ओके। 4.2 और 4.3 and the function of collagen explain how the structure of collagen polypeptide makes it suitable to form a collagen molecule। ये कितने मार्क्स हैं? 3 टू। मार्क्स 2 है। मार्क्स। ओके, सो 3 मार्क्स है, 3 बातें, बट हम अच्छा इसको डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं। कोलेजन, सबसे पहले बताओ कोलेजन है क्या? मतलब प्रोटीन। कोलेजन यानी कौन सा प्रोटीन है? टाइप ऑफ प्रोटीन है ना क्वाटरनरी। हमारे पास। नहीं, वो तो स्ट्रक्चर बता रहे हो, आपके स्ट्रक्चर वाइज वो क्वाटरनरी है। इटसेल्फ वो बहुत सारी टाइप्स है ना प्रोटीन की, इनहिबिटरी है, एक्साइटेटरी है, फिब्रस है, नॉन फिब्रस है, स्ट्रक्चरल फेब्रस। है। इट इज फिब्रस एंड इट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। पहली यस। बात तो हमने ये लिख दी, ठीक है। स्किन अब्दुल और रहमान, नेल में प्रेजेंट सबसे होते हैं। पहले तो ना आप जो चीज आपसे पूछी गई है ना, सबसे पहले तो वो डिस्क्राइब कर दो कि वो है क्या। It is a ठीक है। fibrous and structural protein because you have many types of protein, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हम इसके इर्द गिर्द अपनी बात घुमाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे घुमाएंगे। पहले तो फर्स्ट पॉइंटर शुड बी कि ये है क्या। पहला पॉइंटर आ गया। अच्छा, अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि फिगर 4.2 को हमने देखना है और फिगर 4.3 को हमने देखना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन टेक्निकल है। इसके लिए देखो, मैं आपको पता था ना कि हम NH2CH में लिखवाती थी, आर कोई भी चीज हो सकती थी, है ना। CHR वेरिएबल हम्म। होते हैं जी मिस। वेरिएबल होता है। सो इस वेरिएबल को कभी कभी दो तीन मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन अमीनो एसिड्स का वेरिएबल याद होना चाहिए। एक आपको याद वेलिन। होना चाहिए ग्लाइसिन का। वेलिन और ग्लाइसिन का। वेलिन और यस। ग्लाइसिन ग्लाइसिन का होता और है ना। एलानीन का याद कर एलेनिन। लो। ग्लाइसिन और एलानीन मैं लिख रही हूँ। ग्लाइसिन और एलानीन का वेरिएबल याद रख लो, बिकॉज इसी में आपको जो है ना वो ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब जी। क्योंकि जी। इतनी प्रैक्टिस मैंने खुद की भी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो मुझे पता है कि ये वाला जो आपका फिगर 4 पॉइंट, अच्छा उन्होंने खुद दिया हुआ भी है फिर, उन्होंने खुद ही मेंशन किया हुआ दैट दिस इज ग्लाइसिन। मैंने ये पढ़ा नहीं था वरना मैं अभी मिस कहती है मिस जी। ये मुझे इसमें ये तो पता है कि ग्लाइसिन बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है। इसका आर ग्रुप सबसे शॉर्टेस्ट होता है कंटेनिंग ओनली एच, लेकिन मुझे इसको लिखना समझ नहीं आता। मैं हाँ हाँ, बता अपनी रही हूँ, वर्डिंग बता मुझे रही पता है, मेरी खराब है। हूँ, हाँ हाँ बता रही हूँ, डोंट वरी। देखो, ग्लाइसिन जो है ना वो बहुत स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड्स में कंसीडर होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ग्लाइसिन को एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट स्मॉलेस्ट। वैसे तो सभी स्मॉल है बट ये सब क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना इसके वेरिएबल में, सो ये इसलिए स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया कि दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है इन द फंक्शनिंग ऑफ कोलेजन या इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन? व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? बिकॉज ये है स्मॉल, और ये ना जब हमने कोलेजन का वो पढ़ा था स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के, वो बनता कैसे, तो हमने पढ़ा था कि ग्लाइसिन हर थर्ड अमाइनो यानी अगर एक चेन बन रही है, तो जी एक मिस। चेन में हर थर्ड वाला इज सपोज टू बी अ ग्लाइसिन। यहाँ जी पे भी मिस। देखो इन्होंने ग्लाइसिन, ठीक है, फिर देखो थर्ड वाला फिर ग्लाइसिन, फिर देखो हाँ। थर्ड वाला फिर ग्लाइसिन, फिर थर्ड वाला फिर ग्लाइसिन। तो फिगर 4.2 से भी अगर ये बात याद नहीं भी थी तो इफ यू लुक एट द पिक्चर केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड कि ये इतना रिपीट हो रहा है। सो इट इज रिपीटेड एट एवरी थर्ड अमाइनो एसिड। ये दो बातें मैंने आपको, एक बात मुझे अपनी प्राइमरी नॉलेज से पता है और एक बात मैं आपको पिक्चर देख के बता सकती हूँ कि इट इज द रिपीटेड अमाइनो एसिड एट एवरी थर्ड प्लेस, या रिपीटेड अमाइनो एसिड एट थर्ड प्लेस, ठीक है। एट थर्ड लिखना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आपने पिक्चर देख के बता रहे हैं। एट थर्ड प्लेस। ये बात समझ आई अब्दुल रहमान, जो मैंने अभी बोलनी है दो बातें? यस 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 सर। ठीक है। पहले हमने कोलेजन एक्सप्लेन करा, फिर मैंने ग्लाइसिन एक्सप्लेन करा,
ये ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, रिपीट होता है अपनी थर्ड पोजीशन पर, और इसकी वजह से सिंस ये रिपीट हो रहा है और सिंस ये स्मॉल है, तो जो कोलेजन में ये तो पता है ना कि ट्रोपो कोलेजन बनता है, यानी इसकी 3 लेयर्स आपस में अपना हीलिक्स बनाती हैं, ये बात तो याद है। जी मिस। चलो, तो क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे रिपीट होता है, तो ये ट्रिपल हीलिक्स की फॉर्मेशन में आसानी करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ब्रांचेस नहीं है ना, तो ये हीलिक्स बनाने में आसानी का, हीलिक्स ऐसे बनेगा जिसकी ब्रांचेस कम होंगी वो हीलिक्स ज्यादा अच्छा बनाएगा, वरना अगर ब्रांचेस ज्यादा होंगी तो वो एक्सटेंड करेगा, प्रोट्रूड करेगा आउटवर्ड। तो क्योंकि ये अंदर ही अंदर कंपोज्ड है और रिपीट हो रहा है, तो इसकी वजह से ब्रांचिंग कम है, ब्रांचिंग कम है तो क्या हो रहा है, ट्रिपल हीलिक्स आसानी से बन रहा है। So since it is repeated at every third place, and since it is the smallest amino acid with least amount of branching that is possible, it is easily forming the triple helix of collagen. समझ आई ये बात। यस मिस। और ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलेजन को हम क्या कहते हैं, ट्रोपो कोलेजन। ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलेजन नोन एज ट्रोपो कोलेजन। मेक सेंस। हवा में तो नहीं चला गई ये वाली बात। ट्रिपल हेलिक्स को हम ट्रोपो नहीं कोलेजन मिस, समझ में आ ठीक है। गया। सही है। सो ट्रोपो कोलेजन यानी आपकी 3 पॉलीपेप्टाइड जो है वो बहुत क्लोजली अटैच है, और इस ट्रिपल हेलिक्स की वजह से क्या होता है, कोलेजन क्या बन जाता है, बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ को बेयर करने वाला बन जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी लगाओगे तो वो उसको विद स्टैंड कर लेता है। आई बात समझ में। अब समझ आया कैसे लिंक यस करना है। जी। यस मिस। चलो, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। In the source, अच्छा, in most plants sucrose is the main sugar, blah blah blah, source to सिंक जाती है। In the source, sucrose is transported from a mesophyll cell to a phloem sieve tube through a companion cell। सारा डिस्क्राइब करना है, जो कि ये उसका डिट्टो कॉपी आंसर 4 मार्क्स है, तो अच्छा खासा लिखना है। तो डिट्टो कॉपी हमने, एक हमारी स्लाइड है जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज है, बट हम ये दोबारा से भी कर लेते हैं, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करना है ट्रांसफर ऑफ सुक्रोज इनटू फ्लोएम सीव ट्यूब। सो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपने नहीं किया हुआ। याद है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यस। हम्म। अच्छा बताओ, सुक्रोज बनता है, तो जब सुक्रोज बनता है तो अच्छा हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा याद भी आए। सुक्रोज बना, ठीक है, तो इसकी वजह से ये सीव ट्यूब में है, सही है। इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए फ्लोएम का। कम। एक्सीलेंट। सो इसका वाटर ये पोटेंशियल कल भी किसका पढ़ा कम था। होगा। हाँ, वाटर पोटेंशियल किसका कम होगा, फ्लोएम का। जी ठीक है, जी। water potential of phloem decrease due to increase in sucrose, increase in sucrose will result in decrease water potential of phloem। पहला बात, पहली यानी आपने स्टेटमेंट बता दी, ठीक है। जब अच्छा अब वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो फिर क्या होगा, कौन सा मैकेनिज्म एक्टिव होना चाहिए। वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है, जाइलम ना बोलना, मैं प्रोसेस पूछ रही हूँ। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक्टिव होगा। जब जी। वाटर वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो ऑस्मोसिस की तो जान निकल जाएगी ना, वाटर पोटेंशियल कम कैसे हुआ, ऑस्मोसिस क्या करता था, फ्रॉम हाई टू लो वाटर पोटेंशियल, जी। राइट। फ्रॉम हाई टू लो वाटर पोटेंशियल, सो यहाँ लो वाटर पोटेंशियल डिटेक्ट हो गया, ऑस्मोसिस एक्टिव हुआ। ऑस्मोसिस ने क्या क्या कहा, कैसे कम हुआ, तो उसने ऑस्मोसिस ने क्या किया, डाउन द वाटर पोटेंशियल क्या किया, वाटर की मूवमेंट करवाई फ्रॉम हाई टू लो। तो फ्लोएम में आया होगा पानी। हाँ। अब्दुल रहमान, ऊपर से तो नहीं चली गई मेरी बात। नहीं मिस, समझ में आ रहा आ रहा है समझ, चलो सही है। अच्छा, अब ऑस्मोसिस की भी बात कर दी, 2 मार्क्स मिल गए। तो आप सीव ट्यूब में वॉल्यूम कैसा हो जाएगा पानी का, यानी फ्लोएम में कैसा हो जाएगा वॉल्यूम, है। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, पानी हो गया ना तो वॉल्यूम तो बढ़ गया। अच्छा, अब वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब है अब जो सोर्स वाली जगह थी, यानी मैंने फ्लोएम में अब अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज करवाया, किसका इंक्रीज करवाया, पानी का, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। यस, दिस इज द गुड पॉइंट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसका बढ़ा, मेरा बढ़ा, संगीन का बढ़ा, या फ्लोएम का बढ़ा। फ्लोएम तो का। फ्लोएम यस। में किसका, सोर्स का या सिंक का।
कहाँ सोर्स का। सुक्रोज किधर है? सोर्स का जी बढ़ेगा ना। जी। तो ये बात पूरी कंप्लीट करना जरूरी है। किसका बड़ा? आंखों का बड़ा, पेट का बड़ा, किडनी का बड़ा, सोर्स का बड़ा। ठीक। दिल का। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। अब जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक जगह बढ़ गया तो पानी क्या रह सकता है कहीं एक जगह पर हाई? नो मिस। तो सिंक में कम था, तो उसने ट्रेवल किया फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सिंक। क्योंकि पानी पानी एक जगह पर ठहरता नहीं है, वो हाई टू लो जाता रहता है। तो जब वो सिंक में गया, पानी गया, तो साथ में सुक्रोज भी ट्रेवल किया। ठीक है। सोर्स टू जी। सिंक में जब पानी के साथ वो सुक्रोज भी ट्रेवल कर गया। ठीक है। जब वो ट्रेवल किया तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एक कल नेहा ने बहुत अच्छा नाम लिया था, मैस फ्लो हो गया। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल का फ्लो को हम कहते हैं मैस फ्लो, और प्राइमरीली हम फूड मटेरियल्स के लिए कहते हैं। ठीक है। तो मैस जी फ्लो मिस। के जरिए डाउन द प्रेशर ग्रेडियंट सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक ट्रेवल करके गया। इसमें कोई मसला? नो मिस। ठीक है। अच्छा, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड सुक्रोज सिंथेसाइज होता है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? गलत ना है? ग्लाइकोसिड। ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक। बॉन्ड। जी, पेप्टाइड तो नहीं है? नहीं, पक्की इतने बात तो है? बना ही नहीं है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बन गया। एक्सेलेंट। एहतिसाम चुप चुप से हो गए आप? परेशानी हो गई आपको हमसे? मेरे को नहीं है अभी। हाँ, एहतिसाम भी भाग गए। देखो जरा, ये भागते क्यों है बच्चे, मुझे समझ नहीं आता। उसको भागने में कामयाब हो जाते। हाँ जी भाई, भाग क्यों रहे हो? पढ़ो, बैठ के पढ़ने का टाइम है। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि ये सॉल्व करना, क्योंकि जिसने पढ़ा मजा था। ही आना चाहिए, बिकॉज बहुत ही मुश्किल होता है कॉलेज के टीचर्स के लिए तो। पास पेपर मर मर के कराते हैं, कराते भी नहीं है। हाँ ना। ये बस रिकॉर्ड, सिलेबस तो खत्म क्लास हो जाए, रिकॉर्ड हो रही है सिलेबस सिलेबस ही खत्म लेकिन नहीं किया बात खत्म जाए। करना। होता आपका तो इन द फर्स्ट प्लेस, तो आप पास पेपर तो हाँ। शायद ही कोई कराए। बहुत कम होता है कि कोई करा दे, मेरे नहीं ख्याल में। मिस। हमारे आपके जो मशहूर जमाना बायोलॉजी के टीचर हैं, उन्होंने तो हमें नहीं कराया था। माना बहुत अच्छे हैं, बट ओ माय गॉड, हम तो आई आई विल नेवर फॉरगेट कि हमारा A2 का सिलेबस पेपर से एक हफ्ते पहले खत्म हुआ था, और उसमें पास पेपर तो क्या ही होगा। मिस, जी। आप ये एक्स्ट्रा क्लासेस रिकॉर्डिंग बढ़ा अपलोड ना करे प्लीज। क्या कह रहे हैं मिस, संगीत? ये रिकॉर्डिंग अपलोड ना करे प्लीज। क्यों? बस, मैंने एक बात कही, बस प्लीज। आपने कुछ अभी कहना है या कह दिया है? वो मैंने कह दिया, लेकिन अगर गलती से भी उस बंदे को पता चला ना तो मेरा मैं फिर आपकी नहीं होगा। कट करवा देंगे ना, आपकी आवाज को हम कट कर देंगे, ऐसे ही नहीं जाने देंगे। डोंट वरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि अभी वो सिलेबस खत्म हो जाएगा तो ही पास करूंगे, क्योंकि वो अब रिवीजन क्लासेस अब आए रिवीजन क्लासेस पे। तो हमारे अब कॉलेज में एक होता है हो वो गया? टीए सिस्टम। क्या चीज? आपका सिलेबस खत्म हो गया? नहीं नहीं, मैं अभी तो माइटोटिक सेल साइकिल पे है, न्यूक्लिक एसिड से माइटोटिक पे है। अभी ओ ये 5 चैप्टर मैंने बाकी कहा। हैं। तो ये मैंने रिवीजन कहा क्लासेस कैसे हो रही हैं? रिवीजन क्लास नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस, और वो ऊपर से हमारे कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं कि ये क्लासेस उसके अंदर पास पेपर कराती हैं। लेकिन उसमें तो बच्चे ही नहीं आते, ना मैं जाता हूँ। सही। ठीक है, चले। फिगर 5.1, इसमें इन्होंने कुछ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि द एंजाइम सुक्रोज सिंथेस, यानी ये कैटेलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम यूडीपीजी टू फ्रक्टोज। ठीक है। अब इसका थोड़ा आपस में इंटरलिंक कर रहा था क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई यूडीपी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड है और यू है, सो यू से कुछ आइडेंटिफाई करोगे, कौन सी नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही होगी? यू है। यूएसएल। यूरेसल। एक्सलेंट। सो ये मत कंफ्यूज होना कि यूडीपी तो हमने पढ़ा ही नहीं था। यूडीपी इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एडीपी जब आप लोग समझ सकते हो, एटीपी जब समझ सकते हो, तो यूडीपी भी समझ सकते हो। ठीक है। यूडीपी इज नथिंग न्यू। यू आपको इस तरीके से कोई भी दे सकते हैं किसी भी बेस के साथ। अब वो कह रहे हैं फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोराइलेटेड का मतलब क्या होता है कि उसमें फॉस्फेट ऐड हुआ हुआ है। सो आप एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, किसको एक्सप्लेन करना है? न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, नथिंग एल्स। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है आपको न्यूक्लियोटाइड लिटरली दी हुई है। थोड़ी सी अगर हम मॉडिफाई कर लें, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? एक आपकी शुगर लगी हुई होती है, एगो पेंटोज शुगर। शुगर।
So you have a हम्म pentose sugar, either deoxyribose or ribose. ठीक है, pentose sugar है, then you have बेस phosphate or nitrogenous base. ठीक है, this is what you were supposed to answer in this question. Phosphate लगा हुआ अच्छा है और nitrogenous base uracil लगी हुई है, NB. ठीक है, N इस base. पहले मुझे ये पता नहीं था कि इसमें बस ये लिखना है, ये तो आपने बताया, अच्छी बात हाँ, है। मतलब इस यूडीपी से मैं थोड़ा डर गया कि ये क्या चीज़ है। UDP आप ADP से तो नहीं डरते, ATP से तो नहीं डरते। हम्म यूडीपी ये लिखा हुआ है ना, यूडीपी, इसने यूडीपी ने सुक्रोज बनाया हुआ है, आपको हिंट भी दी हुई है यहाँ पे यूरेसिल लगा के। तो वो हम्म आपको इस तरीके से दे सकते हैं, ये जब हम जितने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो आपको नजर आएंगे कि कभी वो एडीपी का पूछ लेंगे, एडीपी क्यों फॉस्फोराइलेटेड है, कभी यूडीपी पूछ लेंगे। तो दिस इज जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट कि आपको न्यूक्लियोटाइड पता है कि या सिर्फ यूरेसिल ही पता है या अलग अलग बच्चों की तरह पता है। आप मतलब जब हमें एडीपी की अंडरस्टैंडिंग हो रही है या हमें एटीपी की हो रही है या एएमपी की होती है, तो हमें यूडीपी की भी होनी चाहिए कि यूरेसिल के साथ भी रख सकते हैं फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। तो एक्सप्लेन करना ओके। था। अच्छा, सुक्रोज सिंथेस acts by using an induced fit मिस mechanism. जी, ऊपर वाले सवाल में मुझसे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर डिफाइन एक्सप्लेन करना था। इसके अंदर दो फॉस्फेट है, इसके नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल है, एक पेंटोस हाँ, शुगर है और एक डी लगा ग्लूकोज हुआ है तो इसका मॉलिक्यूल है। मतलब है, ये डी लगा हुआ है तो टू फॉस्फेट। ठीक है, डी लगा हुआ है तो टू फॉस्फेट, ये भी एक्सप्लेन करोगे ना, डी है तो टू डाई। मतलब हाँ बिल्कुल। टी लगा हुआ होगा तो ट्राई यानी तीन लगे हुए, एम लगा हुआ होगा तो इसका अंदर मोनो। लिख लो कहीं, एम यानी मोनो, डी मतलब डाई यानी टू और टी मतलब ट्राई। तो कोई भी इसमें से दे सकते हैं, एम डी टी। सही है, तो इतना स्मार्ट हो जाए आप कि आपको ये आप आइडेंटिफाई कर सके कि अगर डी है तो इसका मतलब टू फॉस्फेट, ठीक एम है। है तो इसका मतलब वन और टी है तो वन। ठीक है, अच्छा। Sucrose synthase acts by using an induced fit mechanism rather than a lock and key mechanism. ठीक है, सो induced fit हम थोड़ा सा याद करें तो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जब हम नया जूता लेते हैं उसमें पाँव डालते हैं, थोड़ा सा वो कंस्ट्रिक्टेड होता है, टाइट होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ओपन हो जाता है, तो इजीली पाँव चला जाता है। सो इंड्यूस्ड फिट वो हाँ वाला जो कि एग्जैक्ट शेप का नहीं होता, होता है बट थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होता है। With जी मिस। reference to sucrose synthase and the synthesis of sucrose, or outline the difference between the induced fit mechanism and log and key. तो I hope कि ये वाला this should not be difficult, 4 marks का है। So आप क्या क्या लिख सकते हैं कि induced fit में it's not fully specific to the shape of active site, यानी it takes a while for the enzyme to get specific in shape, जबकि log and key में क्या होता है कि it is completely complementary। सही है, जी इंडियन बिल्कुल। फिट में थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल होना होता है, लॉक इन की में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लीमेंट्री शेप का है तो उसको क्या ही वो फ्लेक्सिबल होगा। तो सब्जेक्ट टू फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन अटेन कर सकता है, तो इंड्यूस फिट फ्लेक्सिबिलिटी अटेन कर सकता है, वाइल लॉक इन की फ्लेक्सिबिलिटी अटेन नहीं कर सकता या अचीव नहीं कर सकता। सही है, और हाँ और आप क्या लिख सकते हो कि जो इंड्यूस फिट होता है वो इंड्यूस फिट जो होता है वो, और क्या आ सकता है इसमें। स्लाइटली चेंजेस। हाँ, स्लाइटली चेंजेस, और वो आपका चेंज नहीं होता लॉक इन की, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्लाइटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दैट यू कैन राइट इन दिस वन। बस इसमें तो मतलब वो मेमोराइजेशन की बात याद आई। हाँ, मेमोराइजेशन या ये कह लो कि मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें तो मार्क्स बिल्कुल भी लूज नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने हमें एक लंबी चौड़ी कहानी दी हुई है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें बताना है, किसका बताना है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या है, स्टार्च है ये, एक फ्लोरिडीन स्टार्च। अब वही बात है कि ये ऐसे आपको अजीब अजीब नाम देते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू। आपने किधर किसको होल्ड ऑन करना है कि स्टार्च की बात हो रही है, यू नो व्हाट स्टार्च इज, राइट। सो क्या कह रहे हैं, इस नाम को भूल जाओ, ये जो भी है जस्ट फॉरगेट दिस वर्ड, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट जो आपको पता है, स्टार्च से पढ़ो। इसको तो बिल्कुल अपनी फिंगर रख देना इसके ऊपर कि आई डोंट नो मिस व्हाट। ये वन अल्फा ग्लूकोज। एक्सेलेंट, नहीं। हाँ हाँ ना, हाँ बी। दिस इज एक्सीलेंट, दिस इज वो अमाइलेज, सो और दिस इज वन फोर सपोज टू ग्लाइकोसिलिक बी एंड वन सिक्स ग्लाइकोसिलिक। अल्फा 1,4 एंड जॉइंड बाय, ग्लाइकोसिडिक। नहीं नहीं, अल्फा वन वन फोर तो बाद में आएगा ना। नहीं ना, अमाइलेज के मोनोमर्स होंगे ना, अमाइलेज के, अमाइलोपेक्टिन के तो नहीं होंगे। मिस नहीं स्टार्च में नहीं, बॉन्ड की तो बात तो नहीं कर रहे ना, मोनोमर की बात कर रहे हैं, अच्छा, अल्फा ग्लूकोज की मोनोमर, नहीं ओ बात। ये कह रहे हो, ओके हाँ, ग्लूकोज मोनोमर आएगा,
सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्लूकोज का मोनोमर हो गया, सही है, एंड ज्वाइंड बाय 1,4 glycosidic and alpha 1,4 glycosidic and 1 alpha 1,6 glycosidic. एक्सेलेंट। अल्फा 1,6 किसका होता है? अमाइलोपेक्टिन का। Malopectin. अच्छा, टू गिव अ ब्रांचिंग This is स्ट्रक्चर that is less highly branched than glycogen. Glycogen. एक्सेलेंट। अब्दुल रहमान, आप थोड़ा सा फोकस कर लेना तो आपका, मैं बता रही हूँ, आ जाएगा ग्रेड। थोड़ा सा बस, लिटिल मिस मोर ये एफर्ट। शुरू के चैप्टर मेरे अभी हो चुके हैं पक्के, आखिर के नहीं हुए। मैं अभी मेरे 5 चैप्टर बाकी रिवीजन में। बस ये आपका, सवाल तो मैं हाँ आपका वो है ना, जो हमने डेट्स डिसाइड करी है ना टॉपिकल पेपर्स की, तो आई थिंक आप उस हिसाब से हाँ अगर अपनी तैयारी कर लो तो आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि उसमें मिक्स एंड मैच मैंने चैप्टर्स डाले हैं, ऐसे नहीं कि शुरू के पहले हैं, मिक्स एंड मैच है। हाँ ठीक है। चलें आगे, G1 फेज के बाद क्या, कौन सा फेज आता है? जी एस फेस, एस फेज। फिर G2, G2 फिर फेज, प्रोफेज। यस, प्रोफेज। मेटाफेज। अरे बाप, चुप क्यों है? मिस मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अरे वैसे तो ना करे ना, मैं सुन रहा हूँ बोला करे ना आप तो, अच्छा। टेक्स्ट थोड़ी लगा रहे हैं आपके बोलने पे। अच्छा ट्राई करता हूँ। अच्छा बताओ, आरिफ, G1S और G2 फेज कौन सा फेज होता है, यानी इसका बिगर अम्ब्रेला में इसका हम क्या नाम लेते हैं? इंटरफेस। एक्सेलेंट, बोलो ना, आता तो है, चुप हैं वो लोग सारे। चलो नेक्स्ट। यल्ला खैर। ओहो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझे हम्म, बहुत बुरे लगते हैं इतने बड़े क्वेश्चन, मैं मुझे भूल भी जाती हूँ मिस, बात हो रही थी। चलो, बस ये छोड़ो मिस अभी ये। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं, आखिरी सवाल है। At various points during the mitotic cell cycle, checks are made. A cell goes through cell death, apoptosis. If errors occur that cannot be repaired, this makes sure that the daughter cells produced are genetically identical to each other. Blah blah blah. Drugs have been developed that can inhibit the mitotic cell cycle and cause the cell to carry out apoptosis. These drugs are used in the treatment of cancer. Why? Because कैंसर में अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो रहा होता है, तो माइटोसिस रोकने के लिए। अच्छा, अब बहुत खौफनाक दो नाम लिखे हुए हैं, आर केमिकल कंपाउंड्स दैट एक्ट एज सेल साइकिल इनहिबिटर्स एंड कैन लीड टू एपोप्टोसिस, यानी प्राइमरीली ये दो जो ड्रग्स हैं वो इनहिबिटर्स हैं और एपोप्टोसिस करवा सकते हैं। देखो, कैंसर में क्या होता है, सेल की अपनी डेथ नहीं हो रही होती, सेल बने जाता है, बने जाता है, और एपोप्टोसिस नहीं होता, तो एपोप्टोसिस होना जरूरी होता है। तो कैंसर के पेशेंट्स को ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जो कि माइटोसिस रोकें और एपोप्टोसिस भी करा सकें। अच्छा, अब इन्होंने कहा है एक जो है वो बाइंड कर जाती है टू स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्रिवेंट द स्पिंडल फ्रॉम कैरिंग आउट इट्स फंक्शन। 5 फ्लोरोयूरेसिल प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ थायमीन न्यूक्लियोटाइड। अब कह रहे हैं कंप्लीट टेबल 6.2 टू शो विच इवेंट इन द सेल साइकिल विल अकर व्हेन blah 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 are added to healthy dividing cells at the start of the interphase stage of the cell cycle. Place a tick if the event will occur or a cross if the event will not occur. तो पहले वाले को देखते हैं, क्या कह रहे हैं, इट विल बाइंड टू स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल एंड प्रिवेंट द स्पिंडल फ्रॉम कैरिंग आउट हिज फंक्शन। क्योंकि इसने माइटोसिस रोकना, तो ऑब्वियसली इसने स्पिंडल की फॉर्मेशन को थोड़ा सा प्रिवेंशन पे लेके जाना है, बिकॉज स्पिंडल क्या करता है, एनाफेज को इनिशिएट करवाता है। सो एस फेज तो कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज अभी मैंने क्या बोला कि एनाफेज को उसने रोकना है। यस यस। जी ठीक है, मिस। तो एस फेज तो कंप्लीट हो जाना चाहिए ना। जी, नीचे वाले का नहीं होगा। नीचे वाले का नहीं होगा, बिकॉज वो क्या करवा रहा है, वो सिंथेसिस करवा रहा है किसका, थाइमीन न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड्स वाला जो भी चीज होगी वो तो आपके एस फेज में होती है ना, बिकॉज वहां आपका डीएनए कंटेंट जो है वो बढ़ता है, तो इसको नहीं होना चाहिए। सेल एंटर्स द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। एंटर तो करेगा ना, यस बिकॉज मिस, ये भी स्पिंडल होगा। माइक्रो एंटर करेगा, लाइन अप भी कर जाएगा, मेटाफेज तक आ जाएगा, या यस, मेटाफेज भी नहीं आएगा। नहीं स्पिंडल आएगा। स्पिंडल आपका एक्टिव होता है मेटाफेज से, क्योंकि स्पिंडल वो बेसिकली वो रस्सी है जो क्रोमोसोम्स को एक डायरेक्शन में चलवाती है या अलग करवाती है। तो इक्वेटर पे आने के लिए भी रस्सी की जरूरत है, स्पिंडल को रस्सी समझा करो। यानी मुझे और बेहतरीन तरीका नहीं आता उसको बताने का कि स्पिंडल क्या है, तो स्पिंडल वो रस्सी है जो क्रोमोसोम्स को चलाती है। तो प्रोफेज पे तो खुद ही वो अपने आप में कंडेंस्ड होते हैं, लेकिन मेटाफेज तक वो पहुंच नहीं पाता।
और एनाफेज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो मूवमेंट है वो रोक दी। अच्छा, अब ये बताओ कि ये तो एस फेज में ही नहीं था, तो इसके तो बाकी फेजेस हो तो ही सब नहीं में ही सकते नहीं ना। होगा। तो किसी को जब एस फेज ही नहीं हुआ तो कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, पर इतना मुश्किल नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगा। सही है, ये पेपर हमारा हो गया है। आई होप सो। Yes, ओहो, miss. नहीं हुआ। Julian. कितना रह गया, चेक कर दिया जरा, कितना रह लास्ट है, आई थिंक दिस इज लास्ट। हाँ, गया? चलो, मैंने कहा था Last ना, but not least. ये ब्लड तो आता ही आता है। It is a photomicrograph of a blood smear of a person with one form of leukemia which affects lymphocytes. अच्छा जी, describe how blood smear shown in figure 6.1 differs from a blood smear of a healthy person. So blood smear figure 6.1 में क्या होगा, lymphocytes Round कम it हो and जाएंगे। sickle. तो नहीं ना, सिकल नहीं, लिम्फोसाइट्स में Mhm. क्या फर्क आएगा, लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। हाँ हाँ, yes miss. हाँ हाँ, क्या ज्यादा होंगे कम होंगे। Yes. ज्यादा होंगे, ल्यूकीमिया में लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स की वैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती है विद इन द बॉडी, हेल्दी बॉडी। लेकिन अगर किसी को कैंसर की इंडिकेशन होती है तो उसके अंदर लिम्फोसाइट्स बहुत बड़े हुए होते हैं। तो ब्लड स्मीयर लेंगे तो लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे। ये सारे लिम्फोसाइट्स ही तो हैं, क्यों नहीं नजर आ रहे। मिस लिम्फोसाइट्स ये क्या ब्लड होते हैं। स्मेयर क्या है? ब्लड स्मीयर, इसकी तो मैं आपको एक डायग्राम, वो वीडियो दिखाती हूँ, फिर रुको। मेरी मेरे पास नहीं नहीं मेरी बेटा, आप अपनी, बता दे, जल्दी से नहीं बता दे, छोटा नहीं सा। नहीं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, छोटी सी है, देख लो ना, 30 सेकेंड्स की है, भागे जा रहे हो। दिखा दो मैम, दिखा दो। मेरा भी आज पेपर था, आज मैं भी, दिमाग मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो कोई बात नहीं, पढ़ाई हम के लिए आपके तो, लिए दुआ करेंगे मैम कि आपका। पढ़ाई के लिए लोग चाइना जाते हैं। आप तो बैठे हो अपने घर में आराम से पढ़ लें। ब्लड, आपने मुझे क्या याद दिलाया है इस वक्त। 30 सेकेंड्स की है, देख लो, ऐसा भी कुछ नहीं होगा, ब्लड स्मेयर समझ आ जाएगा। बताती हूँ कौन से वाले पॉइंट से देखना। क्या करो, आप जाओ एट द सेकंड, कौन सा सेकंड पे स्टार्ट हो रहा है। आप 35 पे जाओ, 35 सेकंड पे जाओ, वो ब्लड स्मेयर होता है। हम्म, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया, उसको स्लाइड पे लगाया और उसको स्प्रेड कर दिया। ये इसका जो स्प्रेड है, इसको, इसके स्प्रेड को जब हम पढ़ते हैं ना तो वो आपका ब्लड स्मेयर आता है उससे। यानी आपने फिर माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखो, जब ब्लड स्प्रेड हो जाता है तो वो पूरी स्लाइड पर आता है, और फिर आप उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हो तो ब्लड स्मेयर बनता है ऐसे। एक एक डायग्राम और देखो, हाँ डायग्राम मैम, देखो। ये तो आपका अपना चैनल है जो कि मैंने सब्सक्राइब किया है। हाँ, इस पे मैं डालती हूँ ऐसी चीजें। तो ये देखो, अब्दुल रहमान के जब हम ब्लड को फैलाते हैं तो वो इस तरीके का हो जाता है, फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। सो दिस इज ब्लड स्मेयर, ठीक है। और अच्छा, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, जो अंदर पूरे भरे हुए होते हैं, यानी 99% जिनकी ऑक्यूपेंसी होती है वो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो सब लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर लिम्फोसाइट्स, बिकॉज इसमें आपको साइटोप्लाज्म बहुत कम नजर आता है, न्यूक्लियस पूरा भरा हुआ होता है। सो लिम्फोसाइट्स आपके क्या होते हैं, ल्यूकेमिया में बढ़ जाते हैं, और एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा होते हैं। और वो क्योंकि कैंसर की कंडीशन है तो इसका मतलब है कि वो बन तो गए, बट वो क्या है, फंक्शनल नहीं है या फुल्ली डेवलप नहीं है, इमेच्योर भी हो सकते हैं। और लिम्फोसाइट्स का डिफरेंस क्या होगा एक हेल्दी और नॉर्मल में, वो जो अभी मैंने बोला कि एक कैंसर पेशेंट के लिम्फोसाइट्स बहुत नॉन फंक्शनल से होते हैं, और वो मेच्योर नहीं हुए हुए होते हैं, ठीक है। हो गए। सो दिस इज इट बस मुझे हमारा पेपर। हाँ, बस यही समझ में आ गया। चलो, ठीक है, ये पेपर हो गया। अब इंशाल्लाह सैटरडे को क्लास रखेंगे। So ठीक much. है, ठीक है, अल्लाह चलो, हाफिज। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाँ, हाफिज। thank you.